हमारा मेन कैरेक्टर म्यूजिन, जो डिवाइन डेमन के नाम से जाना जाता है, एक ज़बरदस्त स्वॉर्ड्समैन है। अभी वह स्क्वाड लीडर चिल्बो के साथ लड़ रहा है और बिल्कुल बच्चे की तरह उसके साथ खेल रहा है। एक अटैक को उसने हवा में ही डॉज कर दिया। इससे चिल्बो को गुस्सा आ गया और उसने मुजिन से कहा कि वह मर्द की तरह लड़ाई करे। मुजिन ने फिर नीचे उतर के अपनी 100 किलो की तलवार उठा ली, जैसे वह कोई हल्की चीज हो। जब दोनों एक दूसरे की तरफ झपटे, मुजिन ने अपनी तलवार पीछे खींच ली और चिल्बो की तलवार पर इतना जोर का वार किया कि चिल्बो की तलवार पीछे हट गई। इस मौके का फायदा उठाते हुए मुजिन ने चिल्बो के मुंह पे ऐसा मुक्का मारा कि उसकी नाक लगभग फ्लैट हो गई और वह जमीन पर जा गिरा। ये देखकर बाकी सब शॉक हो गए, क्योंकि मुजिन पहले कभी इतना स्ट्रांग नहीं दिखा था। अब यह समझने के लिए कि मुजिन ऐसा क्यों कर पाया, थोड़ी सी बैक स्टोरी सुनो। मुजिन, जो डिवाइन डेमन है, एक बदले की खोज पर है जिसमें उसका सामना 9 पावरफुल सेक्ट लीडर्स से हो रहा है। उसकी गजब की तलवारबाजी स्किल्स, जो एकदम अमेजिंग और डर पैदा करने वाली हैं, उसे इन सेक्ट लीडर्स के साथ मुकाबला करने की ताकत देती हैं। मुजिन अपनी तलवार से इतने परफेक्ट तरीके से सेक्ट लीडर्स को काट रहा है कि सब हैरान हैं कि यह कैसे हो रहा है। उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता और एक एक करके वे सब कटते जा रहे हैं। जो बचे हैं वे यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मुजिन तो बस एक राक्षस है। कुछ लोग जो अभी तक खड़े हैं वे मुजिन को नीचे दबा देते हैं और उसके दिल में तलवार घोंप देते हैं, लेकिन मुजिन फिर भी हार नहीं मानता। वह सबको मौत के घाट उतार देता है और अपना नाम डिवाइन डेमन के रूप में हमेशा के लिए दर्ज कर देता है। जब वह मौत के करीब होता है, उसकी ज़िंदगी उसके सामने एक फिल्म की तरह चलती है और उसे सुकून मिलता है कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया। मुजिन को याद आता है जब वह मर्म में एक शैतान बच्चा था और 3 बच्चे उसको मार रहे थे। तब उसके मास्टर ने उसकी जान बचाई और उसे तलवारबाजी सिखाई। लेकिन आखिर में मुजिन ने तलवार के साथ ही जिंदगी जी, हर तरफ लोगों को मारते हुए। वह सोचता है कि क्या जिंदगी सिर्फ यही थी, ये सब करना? और तभी उसे अपनी मरहूम पत्नी की याद आती है। उसकी जिंदगी के सबसे हसीन पल वही थे जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए, लेकिन वे भी उससे छीन लिए गए। मुजिन आंसुओं में डूबा है, सोच रहा है कि उसकी जिंदगी का मतलब क्या था। आखिर में वह मौत के साथ आंखें बंद करता है। अचानक उसके आसपास चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं और वह सोचता है कि शायद वह नरक में है। पर जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि एक अनोइंग सा ग्रुप उसके सामने खड़ा है, उसके बारे में बुरा भला बोल रहा है। मुजिन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। उसके बगल में 2 बच्चे खड़े हैं और एक लड़का, जो छोटा भाई लगता है, अपने बड़े भाई का बचाव कर रहा है। वह बोलता है कि जब तक उसका भाई जिंदा है वे अपने क्लैन के मार्शल आर्ट्स किसी को नहीं देंगे। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मार्शल आर्ट्स फ्लेम हुआ क्लैन में ही रहना चाहिए। जब मुजिन अभी भी सोच रहा है कि यह सब क्या है, तब विपक्ष का लीडर बोलता है कि वे एक डील कर सकते हैं जिससे सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। वह मुजिन को हुजिन बुलाता है और कहता है कि वह पैसे देने को तैयार है, क्योंकि मुजिन का क्लैन बिल्कुल गरीब है। बदले में मुजिन को अपने क्लैन के मार्शल आर्ट्स दांव पर लगाने होंगे और यह फैसला एक ड्यूल से होगा। ड्यूल का जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। छोटा लड़का यह सुनकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई यानी हमारा एमसी मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल बेकार है। मुजिन अब तक के शोर से तंग आ चुका है और पूछता है कि यह मुजिन कौन है, क्योंकि वह तो बिल्कुल कोई और है, डिवाइन डेमन। यह सुनकर उसके सो कॉल्ड छोटे भाई बहन कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और उसे ऐसे घूरते हैं जैसे वह पागल हो। उसका राइवल भी पूछता है कि उसने क्या कहा, और जब मुजिन बोलता है कि वह डिवाइन डीमन है तो राइवल हंसने लगता है और कहता है कि फिर वह खुद को अंडरवर्ल्ड का राजा बुलाए। ये राइवल है चोंगडोबो, जो चोंगवा मर्चेंट ग्रुप का दूसरा बेटा है। मुजिन के सिबलिंग्स गुस्से में हैं, सोचते हैं कि उसकी ये पागलपन वाली बातें अब हद से ज़्यादा हो रही हैं। च्योंगा मर्चेंट ग्रुप की मास्टर बुचून भी क्लैन का मजाक उड़ाती है, कहती है कि क्लैन तो ख़त्म ही हो चुका है क्योंकि बड़ा बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मुजिन चुप रहता है क्योंकि वह समझने की कोशिश कर रहा है कि असल में हो क्या रहा है। उसकी यही चुप्पी देखकर डोबो समझता है कि मुजिन ने ड्यूल स्वीकार कर लिया है और वह बोलता है कि ड्यूल अगले महीने बोंग पैविलियन में होगा। डोबो मुजिन को याद दिलाता है कि यह डील मार्शल आर्ट्स कोड के तहत हुई है और इसे तोड़ने की कोशिश करने के बुरे अंजाम होंगे। ग्रुप के जाने के बाद मुजिन के सो कॉल्ड सिबलिंग्स उसकी तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं कि अब वह क्या करेगा, क्योंकि उस पर ड्यूल थोप दिया गया है। सबसे बुरी बात यह है कि मुजिन ने कभी तलवार भी नहीं उठाई।
जब मुजिन ये सब सुनता है वह ज़ोर से हंसने लगता है क्योंकि उसके लिए तलवारबाजी ही उसकी ज़िंदगी का सब कुछ है। वह अपनी इनर एनर्जी तक पहुंचने की कोशिश करता है ऑरा फॉर्म करने के लिए, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि उसकी एनर्जी बिल्कुल गायब है, एकदम ज़ीरो। ऊपर से फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उसका जिस्म भी बहुत कमज़ोर और नासाज है। उसकी बहन यह देखकर रोने लगती है, उससे गुजारिश करती है कि वह अपने होश में आए। छोटी लड़की मुजिन को बेकार और बेवकूफ़ कहती है। ये भी बोलती है कि वह मर्चेंट ग्रुप के सामने चुपचाप उसका भाई अपनी बहन को डांटता है कि वह अपने भाई के बारे में ऐसे बात न करे और माफ़ी मांगे, लेकिन वह मना कर देती है। वह मुजिन को अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार ठहराती है और रोने लगती है, फिर वहाँ से भाग जाती है। छोटा लड़का अपनी बहन की तरफ से माफ़ी मांगता है, कहता है कि वह कभी कभी गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख पाती। ये बोलकर वह भी चला जाता है। मुजिन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है। उसे यकीन नहीं होता कि अब बच्चे भी उससे नफरत करते हैं और उसे पागल बोलते हैं। वह सोच में डूबा हुआ है क्योंकि उसकी आखिरी याद तो सेक्ट लीडर्स को बिना रहम के काटने की है। मुजिन सोचता है कि उसकी मौत तो शांति से होनी चाहिए थी, लेकिन अब वह खुद को एक अजीब से जिस्म में पाता है। फ्रस्ट्रेशन में वह ज़मीन पर गिर पड़ता है, सोचता है कि ये बच्चे आखिर हैं कौन। तभी एक अजीब सा आदमी जो उसका असिस्टेंट है दौड़ता हुआ आता है और पूछता है कि इतने कमज़ोर जिस्म के साथ वह बाहर क्यों गया। वह कहता है कि उसे बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मुजिन बस ये पूछता है कि ये आदमी कौन है क्योंकि वह इसे बिल्कुल नहीं जानता। ये आदमी जिसका नाम मसाज है ये सुनकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि मुजिन को शायद एक और सीजर हो रहा है उसके पागलपन की वजह से। मसाज को लगता है कि मुजिन को सच में एमनीशिया हो गया है, तो वह उसकी बैक स्टोरी बताने का फैसला करता है। मसाज बताता है कि हुआ मुजिन कभी एक टैलेंटेड और नाम कमाने वाला बच्चा था जिसे कई ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स अपना शिष्य बनाना चाहते थे। 23 साल की उम्र में वह अपने क्लैन का लीडर बन गया था। मसाज थक चुका है ये कहानी बार बार सुनाने से, क्योंकि उसने यह 6000 से ज़्यादा बार दोहराई है। मुजिन को यह नहीं लगता कि वह कोई प्रॉमिसिंग बच्चा था, क्योंकि उसका एनर्जी कोर तो बिल्कुल ख़त्म है। ऊपर से वह यह भी जानना चाहता है कि यह पागलपन जिसका सब बात कर रहे हैं क्या है। मसाज फिर उसके बारे में बताने का फैसला करता है। 17 साल पहले मुजिन और डोबो का एक अनऑफिशियल ड्यूल हुआ था जिसमें उन्होंने वादा किया था कि कोई इनर एनर्जी नहीं इस्तेमाल करेगा। उस वक्त मुजिन 6 साल का था और डोबो 9 साल का। डोबो ने ड्यूल के लिए हाँ कर दिया और दोनों बच्चों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पर जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, डोबो ने अपना वादा तोड़ दिया और मुजिन पर एक ऐसा मुक्का मारा जो इनर एनर्जी से भरा था। मुजिन इससे बहुत निराश हुआ और डोबो से पूछता है कि जब उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ मुक्के मारेंगे, तो उसने 7 वन फिस्ट टेक्निक क्यों इस्तेमाल की। डोबो मुजिन का मजाक उड़ाता है, कहता है कि यह टेक्निक कॉन्ग डोंग सेक्ट से आई है और इसके बाद के असर कोई मजाक नहीं होते। उसने बताया कि उसने यह टेक्निक अपने बड़े भाई पर भी आजमाया था जो बड़ा अकड़ रहा था और वह बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। डोबो को यह रिजल्ट बहुत पसंद आया और वह एक्साइटेड था यह देखने के लिए कि मुजिन के साथ क्या होगा। बेसिकली मुजिन को अब पागल इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि उसकी यह हालत 7 वुंड फिस्ट के असर की वजह से है। मुजिन बहुत गुस्से में है जब उसे पता चलता है कि डोबो ने ही उसे बेकार बनाया था और अब वही दुश्मन खुद उससे ड्यूल मांग रहा है। मुजिन फिर मसाज से पूछता है कि जब डोबो ने उसे बेकार कर दिया था तब उन्होंने उसका क्या किया। मसाज बताता है कि आखिर में मुजिन के पापा ने फैसला दिया। हालांकि डोबो उनका कज़न था, वह चियोंग हुआ मर्चेंट ग्रुप का बेटा भी था जो सेंट्रल प्लेन्स के टॉप 10 ग्रुप्स में से एक है। भले ही डोबो ने इतना बुरा काम किया, मुजिन के पापा ने उसे सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया। मुजिन को यकीन नहीं था कि उसका बाप इतना बेकार था कि उसने उस इंसान को माफ़ कर दिया जिसने उसके बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुजिन ये सोचता है कि ये क्लैन सच में पूरी तरह से बेकार है। फिर वह मसाज से पूछता है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। मसाज बताता है कि मुजिन की हालत धीरे धीरे और ख़राब होती गई, जिससे उसके पापा कर्ज में डूब गए क्योंकि वे उसकी बीमारी का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। 9 साल पहले मुजिन की माँ की बीमारी बहुत बढ़ गई थी और वह इससे गुजर गईं। 3 साल बाद उसके पापा भी उनकी माँ के पास यानी परलोक में चले गए। इस वजह से मुजिन को वह बेटा समझा जाने लगा जिसने अपने माँ बाप को ख़त्म किया और कबीले को बर्बाद कर दिया। इसके चलते कबीले की इज्जत मिट्टी में मिल गई और उसके भाई बहन यानी हुआजिन और हुआ सोयोन बहुत मुश्किल में आ गए। अब परिवार के पास बस कर्जा बचा है, 2 वफादार रिटेनर्स और कुछ ही मार्शल आर्टिस्ट्स। मुजिन को अब समझ आता है कि उसकी बहन सोयोन उसे क्यों अपने माँ बाप की मौत का जिम्मेदार कहती थी।
उसी रात म्यूजिन ने उस जिस्म के असली मालिक के छोड़े हुए हिस्ट्री के किताबों को पढ़ा और उसने कुछ बातें सीखीं। उसे पता चला कि उसके 9 सेक्ट लीडर्स को हराए हुए 30 साल बीत चुके हैं और अब वह एक ऐसे पागल के जिस्म में है जिसका कोई एनर्जी कोर नहीं है। चूंकि म्यूजिन को अपने पुराने जीवन से कोई पछतावा नहीं है, वह फैसला करता है कि वह अपने म्यूजिन के उसूलों के मुताबिक जिएगा और इन बेबस बच्चों की मदद करेगा। लेकिन उसे पता है कि चुनवा मर्चेंट ग्रुप उसके लिए बड़ी दिक्कत बनेगा, क्योंकि वही लोग थे जिन्होंने इस जिस्म को बेकार किया और क्लैन को तबाह किया। उसकी लिस्ट में सबसे पहली चीज़ है अगले महीने डोबो के साथ होने वाले ड्यूल की तैयारी। चूंकि यह जिस्म बिल्कुल ख़राब है, वह सोचता है कि उसे अपने शरीर को शुरुआत से दोबारा बनाना होगा। वह बैठकर ध्यान लगाता है और एक बिगिनर की तरह सब कुछ शुरू करता है। उसे याद आता है कि उसके पुराने जीवन में जब उसने पहली बार कल्टीवेशन की कोशिश की थी तो बहुत मुश्किल हुआ था, लेकिन अब इस जिस्म के साथ चीज़ें आसानी से हो रही हैं, क्योंकि इस जिस्म में गज़ब का इनेट मार्शल एप्टीट्यूड है। मुजिन इस जिस्म की ज़बरदस्त एनर्जी को टपकाता है और इसे पूरा एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जिससे उसके कमरे में एक गोल्डन लाइट चमकने लगती है। इसी दौरान मसाज और रिटेनर्स उसकी चीख और स्ट्रगल की आवाज़ सुनते हैं और जल्दी से उसके कमरे में भागते हैं। उन्हें मुजिन ज़मीन पर पड़ा मिलता है और एक रिटेनर मजाक में बोलता है कि ये तो मर गया। वह मुजिन की नब्ज़ चेक करता है और देखता है कि यह पहले से ज़्यादा मजबूत है, पर तभी मुजिन उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि उसका जिस्म इतना दर्द क्यों सह रहा है, जबकि उसने सिर्फ एनर्जी कोर बनाने की कोशिश की। रिटेनर कंफ्यूज हो जाता है और मुजिन दोबारा बोलता है कि उसे जानना है कि क्या उसके जिस्म में कोई खास कॉन्स्टिट्यूशन है। तब रिटेनर बताता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन है हेवनली मार्शल बॉडी, जो एक रेयर हीरोइक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे खुद आसमान चुनता है। मुजिन को एक और दर्द का झटका लगता है और उसे समझ आता है कि इस जिस्म का कॉन्स्टिट्यूशन डिमोनिक आर्ट्स के बिल्कुल उलट है। बेसिकली एक प्योर अपराइट एनर्जी वाला जिस्म डिमोनिक आर्ट्स प्रैक्टिस करने की कोशिश करेगा तो उसे बहुत दर्द होगा। मुजिन दर्द से चीखता है, सोचता है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशंस में से उसे ऐसा जिस्म क्यों मिला जो इतना अलग है। वह यह भी सोचता है कि हालात सच में ख़राब हैं, क्योंकि ड्यूल बस 1 महीने बाद है। दर्द में पड़ा हुआ वह मसाज से पूछता है कि ये 2 आदमी कौन हैं। मसाज बताता है कि हरे कपड़े वाला आदमी चीफ स्टीवर्ड डॉक्शन है और लाल कपड़े वाला इल्डर जो हुआन बोंग है, जो का नाम सुनते ही मुजिन को अपने पुराने जीवन की कोई बात याद आती है, पर दर्द इतना ज़्यादा है कि वह बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद म्यूजिन आखिर में बेड से उठता है, पर मसाज को टेंशन है कि वह काफ़ी रेस्ट नहीं ले रहा। म्यूजिन बोलता है कि वह बेड पर लेट लेट कर थक गया है, क्योंकि ड्यूल आने वाला है और वह मसाज से जल्दी से तलवार लाने को कहता है। जब म्यूजिन तलवार मांगता है, मसाज अपनी हंसी रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि क्लैन के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और म्यूजिन तलवार के चक्कर में है। म्यूजिन पूछता है कि क्या परिवार के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, और मसाज बताता है कि वे अभी बंगहो सेक्ट नाम के एक अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट से कर्जा ले रहे हैं। ये सेक्ट बहुत ज़्यादा ब्याज लगाता है, इसलिए वे लोग कर्जे में बहुत डूब चुके हैं। म्यूजिन को अब समझ आता है कि क्लैन की मदद के लिए उसे पहले पैसों का मसला हल करना होगा। फिर भी म्यूजिन सोचता है कि जब वे पहले से ही कर्जे में डूबे हैं तो थोड़ा और कर्जा लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा। मसाज को यह बात टेंशन देती है, पर म्यूजिन उसे चुप रहने को बोलता है और दोनों एल्डर्स के लिए एक खत लिखने को कहता है, क्योंकि वह बाहर टहलने जा रहा है। जब एल्डर्स को पता चलता है कि म्यूजिन खतरनाक बंगहो सेक्ट के पास गया है, वे परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद म्यूजिन और मसाज बंगहो सेक्ट के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। म्यूजिन एक बड़े से बॉडीगार्ड से कहता है कि उसके बॉस को बोल दे कि वह उससे मिलना चाहता है। वह बंदा कांग कोई खेल खेलने के मूड में नहीं है और म्यूजिन से कहता है कि अगर वह जुआ खेलने आया है तो अंदर चला जाए। म्यूजिन जिद करता है कि कांग उसे अपने बॉस तक ले जाए, पर इससे कांग को गुस्सा आने लगता है। मसाज जल्दी से बीच में बोलता है और कांग से गुजारिश करता है कि वह शांत हो जाए, क्योंकि म्यूजिन का दिमाग ठीक नहीं है। दोनों के बीच का टेंशन बढ़ता जा रहा है। तभी सेक्ट का वाइस मास्टर मा जंगबो वहाँ आता है और पूछता है कि यह मसला क्या है। कांग अपने बॉस को बताता है कि म्यूजिन उनके टॉप बॉस से मिलना चाहता है। माँ म्यूजिन से पूछता है कि वह बॉस से क्यों मिलना चाहता है, और म्यूजिन कहता है कि उसे और कर्जा चाहिए। माँ बोलता है कि कर्जा लेने के लिए लीडर से मिलने की ज़रूरत नहीं, और वह म्यूजिन को अंदर आने के लिए कहता है। जल्दी ही म्यूजिन और मसाज मैनर के अंदर
एक लकड़ी के पुल से होते हुए और गहराई में जाते हैं जहां आर्म्ड स्वॉर्ड्समैन उन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। मसाज को यह सब देखकर टेंशन हो रही है और वह म्यूजिन से कहता है कि अभी भी वक्त है, वे वापस जा सकते हैं। म्यूजिन इस बात से सहमत नहीं है और बोलता है कि वे लोग यहाँ तक आ ही चुके हैं। तब मसाज बताता है कि एक बुढ़िया ने सेक्ट के लीडर को लड़ते हुए देखा था और वह लीडर काफ़ी पावरफुल है क्योंकि उसने अपने ऑपोनेंट को चंद सेकंड में हरा दिया। कहते हैं कि लीडर एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट है जिसने एक खतरनाक किलिंग टेक्निक सीखी है। म्यूजिन मसाज से पूछता है कि यह बात अब क्यों बता रहा है। तभी माँ बीच में बोलता है कि मसाज काफ़ी समझदार है क्योंकि उसने यह बात जल्दी पकड़ ली। अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि म्यूजिन और मसाज केव के और गहरे हिस्से में पहुंच चुके हैं। एकदम से दोनों को पता चलता है कि उन्हें आर्म्ड स्वॉर्ड्समैन ने घेर लिया है। म्यूजिन निराश हो जाता है और माँ से पूछता है कि क्या यह उसका प्लान शुरुआत से था। माँ यह बात मान लेता है और कहता है कि उसने जानबूझकर म्यूजिन को यहाँ तक लाया क्योंकि वह पब्लिक में उससे हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन वह म्यूजिन को उसके माँ बाप की तरह आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। मसाज ग्रुप से कोई झगड़ा नहीं करता, बस उन्हें गुजारिश करता है कि वह उसके मास्टर को जीने दे। दूसरी तरफ म्यूजिन को गुस्सा आता है जब माँ उसके माँ बाप का जिक्र करता है क्योंकि उसके तो कोई माँ बाप हैं ही नहीं। पर तभी उसे याद आता है कि वह अब एक नए जिस्म में है। सब कुछ रेडी होने के बाद माँ अपने आदमियों को म्यूजिन को सबक सिखाने का हुक्म देता है। एक आदमी जो बहुत उतावला है म्यूजिन पर अटैक करता है और उसके मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश करता है। मसाज यह देखते ही डर से बेहोश होने वाला होता है, पर अचानक म्यूजिन उस आदमी का मुक्का रोक देता है और उसकी हड्डियां अंदर से तोड़ देता है। वह आदमी दर्द से चीखता है और ज़मीन पर गिर जाता है, यह बोलते हुए कि म्यूजिन ने कोई सस्ता ट्रिक इस्तेमाल किया। म्यूजिन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसके साइज़ के हिसाब से उसकी हड्डियां तो बहुत नरम हैं। म्यूजिन समझ जाता है कि उसे अपनी प्योर पावर के बिना काम चलाना होगा। माँ गुस्से में है कि उसके आदमी वक्त बर्बाद कर रहे हैं और वह उन्हें म्यूजिन को ख़त्म करने का हुक्म देता है। एक स्वॉर्ड्समैन अपनी तलवार लेकर सीधा म्यूजिन पर झपटता है, पर म्यूजिन आसानी से उसके वार को डॉज कर देता है। वह सोचता है कि उसे हमेशा मूव करते रहना होगा क्योंकि वह इस आदमी की ताकत से मुकाबला नहीं कर सकता। अपने लचीले जिस्म का इस्तेमाल करते हुए वह डॉज करता है और एक हेडबट मार देता है जिससे उस आदमी का चेहरा टूट जाता है। वह आदमी दर्द से चीखता हुआ पीछे गिरता है। तभी उसका साथी आगे आता है और म्यूजिन को तलवार से काटने की कोशिश करता है, पर म्यूजिन उसका वार भी डॉज कर देता है। वह आदमी एक और वार करता है, लेकिन म्यूजिन पीछे कूदता है और एक लात मारकर उसे बेहोश कर देता है। आर्म्ड आदमियों को कुछ समझ भी नहीं आता और देखते देखते म्यूजिन उनके साथ खेलने लगता है। थोड़ी देर में सब जमीन पर घुटनों के बल गिर जाते हैं। थोड़ी दूरी पर खड़ा मसाज चिल्लाता है, ये कंफर्म करने के लिए कि उसका मास्टर ठीक है, पर म्यूजिन उसे बेवकूफ़ बोलता है और कहता है कि वह बिल्कुल ठीक है। मसाज यह देखकर दंग रह जाता है और म्यूजिन से पूछता है कि यह मार्शल आर्ट्स स्किल्स उसने कहाँ से सीखी। म्यूजिन उससे बोलता है कि यह जो वह देख रहा है वह कोई मार्शल आर्ट्स नहीं, बल्कि वह चीज़ें हैं जो उसने गलियों में सीखी हैं। मसाज ये सुनकर शॉक हो जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि म्यूजिन कभी गलियों में घूमा था। माँ म्यूजिन की तारीफ करता है कि उसने उसके आदमियों को सफाई से हरा दिया, पर तुरंत ही एक सिक्का म्यूजिन की तरफ बड़े ज़ोर से फेंकता है। सिक्का म्यूजिन के सिर के पास से गुजरता है, पर म्यूजिन उसके प्रेशर को महसूस करता है जिससे वह हैरान रह जाता है। माँ गुस्से में अपने आदमियों को छोड़ने को बोलता है क्योंकि वह खुद म्यूजिन का हिसाब करेगा। म्यूजिन हैरान है कि उसे इतनी नफरत क्यों मिल रही है, जबकि वह तो बस उनके बॉस से बात करना चाहता है। माँ गुस्से से जवाब देता है कि उसका बॉस कोई ऐसा वैसा नहीं जो म्यूजिन जैसा बेकार बंदा मिल सके। माँ अपनी तलवार निकाल के म्यूजिन की तरफ झपटता है, उसे ख़त्म करने के लिए तैयार। पर एक हैरान कर देने वाले ट्विस्ट में म्यूजिन उसके ज़बरदस्त वार को एक जोड़ी चॉपस्टिक्स से रोक देता है। माँ यह देखकर शॉक हो जाता है, पर उसे क्या पता कि म्यूजिन के पास तलवार के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने चॉपस्टिक्स ही उठा लिए। म्यूजिन और माँ के बीच लड़ाई चालू रहती है, पर म्यूजिन अपने शानदार मार्शल आर्ट्स के साथ अपनी जगह बनाए रखता है। माँ को कुछ समझ भी नहीं आता और उसके हाथ में एक चॉपस्टिक घुस जाती है। माँ यकीन नहीं कर पाता कि म्यूजिन ने उसके इतने ज़ोर के अटैक्स के बावजूद एक मौका ढूंढ लिया। जब माँ मुश्किल में है, म्यूजिन मज़ा ले रहा है और माँ से कहता है कि अगर उसने चॉपस्टिक्स को हल्के में लिया तो उसे पछताना पड़ सकता है। माँ देखते देखते चॉपस्टिक्स के साथ स्ट्रगल करने लगता है और हैरान है क्योंकि उसने सोचा था कि म्यूजिन तो एक कमज़ोर बंदा है जो क्यों ही इस्तेमाल नहीं कर सकता।
माँ सोच में पड़ जाता है कि म्यूजिन इतने कम वक्त में इतना खतरनाक कैसे बन गया, पर वो यकीन नहीं करना चाहता कि यह वही म्यूजिन है जिसे वो जानता है। म्यूजिन चॉपस्टिक्स से माँ के जिस्म में छेद करता जाता है और उससे कहता है कि उसकी स्किल्स बहुत ख़राब हैं। माँ एक जोड़ी चॉपस्टिक्स से हारना नहीं चाहता और वह हवा में छलांग लगाता है अपने अल्टीमेट मूव से म्यूजिन को ख़त्म करने के लिए। हवा में वह बहुत खतरनाक दिख रहा है, पर म्यूजिन एक भी बार डरता नहीं। वह आसानी से माँ के अटैक को डॉज कर देता है, जिससे माँ बिल्कुल खुला रह जाता है। माँ सोच में पड़ जाता है कि म्यूजिन के पास ऐसी छुपी ताकत कहाँ से आई जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं। म्यूजिन माँ के जिस्म पर एक ज़बरदस्त मुक्का मारता है, जिससे उसका बचा कुचा घमंड भी टूट जाता है। अब माँ के शरीर में डर घुस जाता है और म्यूजिन दोबारा कहता है कि उसे बस कर्ज चाहिए, पर इस बार उसका चेहरा बहुत खतरनाक और डरावना है। थोड़ी देर बाद माँ, जो अब पूरी तरह पिट चुका है, आखिर में म्यूजिन के साथ बैठने का फैसला करता है। उसकी गार्ड्स भी म्यूजिन के सामने झुक जाती हैं जब वह उससे बात करता है। माँ म्यूजिन से पूछता है कि वह क्या जानना चाहता है। म्यूजिन माँ से सवाल करता है कि उसका सेक्ट उसके परिवार को बिना किसी कोलैटरल के कर्ज क्यों दे रहा है, क्योंकि उसे इस पूरे डील में कोई गंदा इरादा महसूस हो रहा है। माँ कहता है कि कोई बुरा इरादा नहीं है और म्यूजिन बस ज़्यादा सोच रहा है। म्यूजिन इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, क्योंकि वह माँ के डर को वहाँ बैठकर भी महसूस कर सकता है। म्यूजिन फिर से वही सवाल करता है, पर इस बार उसे चेतावनी देता है कि अगर वह सच नहीं बोलेगा तो सज़ा मिलेगी। माँ समझ जाता है कि म्यूजिन मजाक नहीं कर रहा और वह खुलासा करता है कि उन्हें यह हुकुम चौंका मर्चेंट ग्रुप से मिला था। म्यूजिन को यह सुनकर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से शक था कि इस ग्रुप का इसमें हाथ है। वह माँ से पूछता है कि चौंका ग्रुप के साथ उन्होंने कैसा डील किया है। माँ बोलने में हिचकिचाता है, पर म्यूजिन उसे साफ बोलता है कि अगर वह मर्चेंट ग्रुप के लिए मर गया तो कोई उसे याद नहीं करेगा। माँ म्यूजिन की बात से थोड़ी अकल लेता है और बताता है कि मर्चेंट ग्रुप ने उन्हें हुक्म दिया कि हुआ क्लान को जितना भी पैसा चाहिए उतना कर्ज दे दो, पर बहुत ज़्यादा ब्याज के साथ। बदले में जब हुआ क्लान तबाह हो जाएगा तो बांगहो सेक्ट को हुआ की ज़मीन मिल जाएगी। म्यूजिन को अब समझ आता है कि परिवार की ज़मीन ही असली कोलैटरल थी। म्यूजिन फिर माँ से पूछता है कि अगर वह 300 गोल्ड कॉइन्स कर्ज लेगा तो 1 साल बाद कितना चुकाना होगा। माँ बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 300 गोल्ड कॉइन्स 1 साल में 5000 गोल्ड कॉइन्स के बराबर हो जाएंगे। म्यूजिन यह सुनकर घिन महसूस करता है, पर उसे इसकी परवाह नहीं और वह डील स्वीकार कर लेता है। म्यूजिन एक और सीरियस चेहरा बनाता है और माँ से पूछता है कि उनके गंदे काम साफ करने में उनकी मदद कौन करता है। माँ बताता है कि एक ग्रुप है, सोशल सेक्ट ऑफिद फॉर मार्शल हेवेंस, जो अनोनर्थोडॉक्स सेक्ट्स का एक नया अलायंस है। म्यूजिन यह सुनकर हैरान हो जाता है और मसाज बोलता है कि यह एक नई अलायंस है। म्यूजिन को फॉर मार्शल हेवेंस से बहुत गुस्सा आता है और वह उन्हें बी वर्ड से गाली भी देता है। मसाज सोचता है कि उसके मास्टर का पागलपन फिर से शुरू हो गया, क्योंकि उसने कभी म्यूजिन को इस अलायंस से मिलते नहीं देखा, पर वह उन्हें खुल्लम खुल्ला गाली दे रहा है। म्यूजिन मसाज से कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह अभी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं है। म्यूजिन अब इंतज़ार से थक चुका है और पूछता है कि वह बंदा कहाँ है जो पैसा लाने गया था। थोड़ी देर बाद वह बंदा एक बॉक्स में 300 गोल्ड कॉइन लेकर आता है जो म्यूजिन को चाहिए थे। म्यूजिन की आंखें खुशी से चमक उठती हैं और वह सोचता है कि यह काफ़ी होगा। वह मसाज से कहता है कि अब चलना चाहिए, पर मसाज को अभी भी यह कर्ज लेने वाली बात पर शक है। म्यूजिन उसे चुप रहने को बोलता है और पैसा लेकर चल निकलने को कहता है। माँ और उसके गार्ड्स म्यूजिन को जब वह जाने लगता है तो एंट्रेंस तक छोड़ने आते हैं। म्यूजिन माँ से कहता है कि इस डेट को अपने लेज़र में लिख ले, और वह वादा करता है कि चियोंगा मर्चेंट ग्रुप के साथ अपना काम खत्म करने के बाद वह क्लैन के सारे कर्ज चुका देगा। साथ ही म्यूजिन माँ को चेतावनी देता है कि वह कॉमन लोगों से पैसा लेना बंद करे, वरना बुरी सज़ा मिलेगी। माँ इस हुक्म को मान लेता है, पर अंदर ही अंदर वह गुस्से में है और म्यूजिन को बर्बाद होते देखने का इंतज़ार कर रहा है। थोड़ी देर बाद मसाज और म्यूजिन घर पहुंचते हैं और वहां दोनों एल्डर्स उनका स्वागत करते हैं। जब एल्डर्स म्यूजिन के कपड़ों पर खून देखते हैं, वह तुरंत टेंशन में आ जाते हैं, पर म्यूजिन उन्हें तसल्ली देता है कि यह खून उसका नहीं है। वह पूछते हैं कि सेक्ट में क्या हुआ, और म्यूजिन बताता है कि वह बस पैसा उधार लेने गया था। म्यूजिन कहता है कि क्लैन को पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें अपने वॉरियर्स को खाना देना है, ताकि जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी न भागे। एल्डर्स को यकीन नहीं होता कि सेक्ट ने म्यूजिन को पैसा उधार दिया, और वह सोचते हैं कि उसने शायद चोरी की है। म्यूजिन एल्डर्स से कहता है कि सेक्ट ने सब कुछ अपने लेजर में लिख लिया है, जैसे उसने उन्हें बताया था।
फिर म्यूजिन एल्डर्स को बोलता है कि उसे बस इतना चाहिए कि वे उसके भाई बहन का ख्याल रखें, उन्हें अच्छा खाना और कपड़े दें। अपने इंस्ट्रक्शंस देने के बाद वह बस उन्हें गुड लक बोलकर चल देता है। म्यूजिन फिर अपने माँ बाप के मेमोरियल रूम में जाता है, पर चूंकि उसके पुराने जीवन में कोई माँ बाप नहीं थे, उसे समझ नहीं आता कि क्या बोले। आखिर में वह मुंह खोलता है और उन्हें बताता है कि पैसे का मसला हल हो गया है, और वह वादा करता है कि वह अपने भाई बहनों और नौकरों का ख्याल रखेगा। इसके साथ वह अपने माँ बाप से कहता है कि वे परलोक में आराम से रहें। वह यह भी वादा करता है कि डोबो को, जिसने उसे ड्यूल के लिए चैलेंज किया, वह उसकी बुरी तरह पिटाई करेगा। म्यूजिन को पता नहीं होता कि सोयोन और हुआदजिन उसे देख रहे हैं और बच्चे उसे देखकर पूरी तरह इम्प्रेस्ड हैं। बाद में म्यूजिन 3 तलवारें मंगवाता है जो 50 किलोग्राम, 80 किलोग्राम और 110 किलोग्राम की हैं। नौकर जो ये तलवारें लाए, उनकी कमर ही टूटने वाली थी, पर म्यूजिन बस खुश है कि उसकी तलवारें आखिर में आ गईं। मसाज पूछता है कि इतनी भारी तलवारों का वह क्या करेगा। म्यूजिन मुस्कुराता है और कहता है कि वह वही करेगा जो सब तलवार से करते हैं, यानी उसे चलाएगा। म्यूजिन एक्साइटेड होकर 50 किलोग्राम वाली तलवार उठाता है और उससे शुरुआत करने का प्लान बनाता है। म्यूजिन की मुस्कुराहट जल्दी ही गायब हो जाती है जब उसे पता चलता है कि 50 किलोग्राम की तलवार उसके लिए उठाने में बहुत भारी है। वह सोचता है कि यह जिस्म बिल्कुल बेकार है। फिर भी वह हार मानने वाला नहीं है। उसे एहसास होता है कि अगर वह दोनों हाथों से कोशिश करे तो थोड़ी सी तलवार उठा सकता है। म्यूजिन देखता है कि मसाज उसे घूर रहा है, जैसे उसे नफरत हो, और वह उसे बोलता है कि जल्दी से खाना तैयार करने जाए। वह मसाज को याद दिलाता है कि खाने में ढेर सारा मीट डाले, और मसाज चिंता में डूबा हुआ उदास सा चला जाता है। म्यूजिन तलवार के साथ बैठता है, यह सोचकर कि उसके पास ड्यूल से पहले सिर्फ 2 हफ्ते हैं ट्रेनिंग के लिए। उसका जिस्म, जो हेवेनली मार्शल बॉडी है, उसके मास्टर के सिखाए डेमोनिक आर्ट्स के बिल्कुल उलट है। वह सोचता है कि एक ही रास्ता है, उसके मास्टर के दोस्त की मार्शल आर्ट पियरलेस 9 स्वॉर्ड्स सीखना। हार न मानने का फैसला करके वह घर के अंदर ज़बरदस्ती तलवार चलाना शुरू करता है। उधर डोबो को खबर मिलती है कि म्यूजिन ने बांगहो सेक्ट के लड़कों की इतनी बुरी तरह पिटाई की कि वे 2 हफ्ते तक हिल नहीं पाएंगे। डोबो ये सुनकर हैरान है, क्योंकि म्यूजिन के पास तो एनर्जी कोर भी नहीं है कि वह ऐसा कर सके। डोबो एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ सोचता है कि वह ड्यूल से पहले कुछ गंदा प्लान तैयार करेगा। वह यह सोचकर भी एक्साइटेड है कि ड्यूल में जब वह म्यूजिन के खिलाफ लड़ेगा तो देखना चाहता है कि म्यूजिन के अंदर क्या छुपा है। म्यूजिन अपने जिस्म को सबसे कठोर तरीके से ट्रेन करना शुरू करता है। वह सोचता है कि चूंकि यह जिस्म आसमान की दुआ से है, तो वह इसे उसकी हद तक ले जा सकता है। म्यूजिन को लगता है कि इन तैयारियों के साथ वह अब पूरी तरह ट्रेनिंग शुरू कर सकता है। वह 50 किलो की तलवार उठाता है और उसे चलाना शुरू करता है, याद करते हुए जो उसका पुराना मास्टर उससे कहा करता था। पहला फॉर्म ट्राई करने के बाद म्यूजिन बिना वक्त गंवाए दूसरे फॉर्म पर चला जाता है। उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि चाहे कोई भी हथियार उसके सामने हो, वह हमेशा जीतेगा। ट्रेनिंग आगे बढ़ते ही उसे महसूस होता है कि वह थक रहा है, पर वह सोचता है कि उसे बर्दाश्त करना होगा। थोड़ी देर में वह तलवार को आराम से चला रहा होता है और कमरे में उछल रहा होता है, जैसे तलवार भारी ही ना हो। फिर वह तीसरे फॉर्म पर जाता है, अपने की को कंट्रोल करते हुए, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बने। ट्रेनिंग के लिए उसके पास ढेर सारे ट्रेनिंग आइटम तैयार हैं जो एक असली लड़ाई जैसा एहसास देते हैं। उसका पहला ओपोनेंट एक सख्त बॉल होती है, जिसे वह थोड़ी देर डॉज करता है, पर आखिर में पीछे से लग जाती है। इसके बाद वह स्पाइक्ड बांसों का सामना करता है और अपने चौथे फॉर्म का इस्तेमाल करके बांसों को काट देता है। उसकी तलवार का स्किल शायद सिंपल दिखता है, पर यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि यह ढेर सारी चीज़ों को काट सकता है। कितनी भी कोशिश के बावजूद वह चौथे फॉर्म से उड़ते हुए लकड़ों को नहीं मार पाता, तो वह 5वें फॉर्म पर जाता है। इस बार वह अपने ताकतवर 5वें फॉर्म से सब लकड़ों को काट देता है। अपनी तलवार की ताकत के साथ उसे यकीन है कि कोई भी उसे नहीं रोक सकता और नंबर का कोई मतलब नहीं। लकड़ों के बाद वह बांस में रखी मोमबत्तियों का सामना करता है और इसके लिए वह छठे फॉर्म का इस्तेमाल करता है। वह अपनी तलवार इतनी ज़ोर से चलाता है कि एक ही बार में सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। इसे पार करने के बाद वह सोचता है कि अब घर के बाहर जाना है, जहां वह 7वें फॉर्म का इस्तेमाल करेगा। अपने ताकतवर 7वें फॉर्म से वह इसमें भी कामयाब हो जाता है। देखते देखते वह 9वें फॉर्म तक पहुंच जाता है, यह ठानकर
कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं जो उसकी तलवार न काट सके। म्यूजिन आखिर में तलवार के पीक स्टेज तक पहुंच जाता है और राहत में ज़मीन पर गिर पड़ता है, पर साथ ही वह थोड़ा गुस्सा भी है क्योंकि वह अपने पुराने जीवन के फाइनल फॉर्म को दोबारा नहीं कर पा रहा। उसे याद आता है जब वह छोटा था तब उसके मास्टर ने उसे सिखाया था। शुरुआत में वह अपने मास्टर की बातों को सीरियस नहीं लेता था। वह सोचता था कि उसके मास्टर का दोस्त बस मजाक कर रहा है जब वह तलवार से हर चीज़ काटने जैसी नामुमकिन बातों का जिक्र करता था। उसका मास्टर मानता है कि यह थोड़ा पागलपन भरा लग सकता है, पर वह अपने दोस्त की मार्शल आर्ट्स को ख़त्म नहीं होने देना चाहता। चूंकि वह खुद इसे पूरी तरह से सीख नहीं पाया, वह चाहता है कि म्यूजिन उसकी जगह यह कला सीखे। मास्टर बताता है कि उसका मरहूम दोस्त एक ऐसा तलवारबाज था जो उसके स्किल्स के बराबर था, और मज़े की बात उसके पास कोई कहीं नहीं था। पर म्यूजिन का मास्टर कहता है कि शायद वह मूवमेंट आर्ट्स का इस्तेमाल करता था। चूंकि उसके सेक्ट वाले इसे ठीक से नहीं सीख पाए, उसने म्यूजिन के मास्टर को सिखाया ताकि यह कला किसी लायक शख्स तक पहुंच सके। यह सुनकर म्यूजिन ज़ोर से हंसता है और इस कला का मजाक उड़ाता है, पर उसका मास्टर उसके सिर पर इतनी ज़ोर से चपेटा मारता है कि उसका सिर लगभग टूट जाता है। मास्टर उसे कहता है कि उसे जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाए उसका पालन करना होगा, और म्यूजिन के पास अपने मास्टर की बात मानने के सिवा कोई चारा नहीं होता। मास्टर उसे बताता है कि अगर वह यह तलवार कला 1000 बार करेगा तो उसका जिस्म बदल जाएगा। अगर वह इसे 1 लाख बार करेगा तो उसका कहीं उसकी तलवार में जाना शुरू हो जाएगा, और बेसिकली अगर वह इसे 10 लाख बार करेगा तो वह सबसे ताकतवर तलवारबाजों के लिए भी अजेय हो जाएगा। म्यूजिन यह सुनकर दंग रह जाता है क्योंकि अगर वह एक दिन में 1000 बार तलवार चलाए तब भी यह साइकिल पूरा करने में उसे 3 साल लगेंगे। वह अपने मास्टर से पूछता है कि क्या उसका दोस्त सच में उसके स्किल के बराबर था। मास्टर कहता है कि उसे पक्का नहीं पता, पर वह श्योर है कि अगर दोनों पूरी ताकत से लड़ते तो शायद एक की मौत हो जाती। इससे म्यूजिन के मन में उत्सुकता जगती है कि उसके मास्टर का दोस्त कैसा आदमी था। म्यूजिन अचानक मसाज के थप्पड़ों से होश में आता है। उसे समझ आता है कि उसका सफ़र अभी लंबा है, क्योंकि एक बार यह मूव प्रैक्टिस करने के बाद ही वह बेहोश हो गया और वह 1000 के आसपास भी नहीं है। फिर भी उसे खाना पड़ेगा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। जब वह अपने सामने खाने की प्लेट देखता है तो उसे पता चलता है कि यह पोर्क है। वह निराश हो जाता है और मसाज से कहता है कि अगली बार पोर्क नहीं, बीफ लाना, क्योंकि यह बल्क अप करने में सबसे आसान है। वह मसाज को बोलता है कि वह बांगहो सेक्ट से कर्ज के पैसे आराम से इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि बाद में और कर्ज लेना आसान होगा। म्यूजिन बताता है कि उसका प्लान है कि जब तक वह डोबो से लड़ रहा है वह बीफ ही खाएगा। मसाज फिर म्यूजिन से पूछता है कि उसने यह मार्शल आर्ट्स कब सीखे, क्योंकि उसे यकीन है कि पहले म्यूजिन को मार्शल आर्ट्स नहीं आते थे। चूंकि म्यूजिन अपने भाई बहनों को पहले ही बता चुका है, वह सोचता है कि मसाज को बताना भी बुरा नहीं है। म्यूजिन खुलासा करता है कि वह असली म्यूजिन नहीं है, बल्कि उसकी असली पहचान डिवाइन डेमन है। मसाज सोचता है कि म्यूजिन मजाक कर रहा है और कोई फैंटेसी वाली बकवास बोल रहा है। मसाज कहता है कि उसे बस यह चिंता है कि कहीं म्यूजिन अपनी यादें खो न दे और एक दिन गायब न हो जाए। पर म्यूजिन उसे पकड़ता है और तसल्ली देता है कि वह क्लान को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक यह सिचुआन का सबसे बड़ा क्लान न बन जाए। आखिर में म्यूजिन के पास और कोई काम भी तो नहीं है। मसाज अपने मास्टर का मजाक उड़ाता है, कहता है कि वह बकवास कर रहा है, पर इसके बदले उसे म्यूजिन से सिर पर एक दर्दनाक चपेट मिलती है। बात खत्म होने के बाद म्यूजिन मसाज को बोलता है कि वह जा सकता है और मसाज वैसा ही करता है। दोनों क्लैन एल्डर्स बच्चों के साथ ड्यूल से पहले भागने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दोबो म्यूजिन को मार देगा और फिर क्लैन पर कब्जा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद म्यूजिन ने इतनी मेहनत से ट्रेनिंग की है कि अब वह 70 किलो की तलवार एक हाथ से उठा सकता है, पर उसकी टेक्निक अभी भी अनस्टेबल है और ड्यूल के लिए सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त बचा है। वह ट्रेनिंग रूम में पसीना बहा रहा होता है जब बच्चे उसका हाल देखने आते हैं। म्यूजिन उन्हें बोलता है कि यहाँ खतरा है, वे चले जाइए। बच्चे कहते हैं कि वे बस उसकी चिंता कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वे उसे अपनी हद तक मेहनत करते देख रहे हैं। सोयोन को लगता है कि म्यूजिन ये सब उसकी बातों की वजह से कर रहा है, पर वह बताती है कि उसने वो गुस्से में कहा था, उसका वो मतलब नहीं था। बच्चों को देखते ही म्यूजिन को अपने पुराने जीवन में अपनी लवर के भाई बहन याद आते हैं। वह दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी। बच्चे म्यूजिन की नकल करने लगते हैं और उसके पोस्टर की तारीफ करते हैं।
दोनों के आपस में सही गलत पर लड़ने का तरीका म्यूजिन को उसके मास्टर के साथ ट्रेनिंग के दिन याद दिलाता है, जब उसके लिए सब कुछ मुश्किल था। अचानक उसे एहसास होता है कि पियरलेस नाइन स्वॉर्ड्स में सबसे ज़रूरी चीज़ है ब्रीदिंग टेक्निक। ये समझकर म्यूजिन बच्चों से कहता है कि वह चाहे कुछ भी हो जीतेगा, और उन्हें अपने कमरे में वापस जाने को बोलता है। बच्चे चिंता में हैं, पर उन्हें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। अकेले रहने के बाद म्यूजिन ब्रीदिंग टेक्निक के साथ तलवार चलाना शुरू करता है। इस टेक्निक की मदद से वह अपनी सारी इकट्ठी की हुई आंतरिक ऊर्जा एक साथ इस्तेमाल कर पाता है। म्यूजिन को जल्दी ही मूवमेंट आर्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है, जो एक कनी आर्ट है जिसमें मूवमेंट के जरिए आंतरिक ऊर्जा बनाई जाती है। आमतौर पर लोग मूवमेंट आर्ट्स को कमतर समझते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं देते। ब्रीदिंग टेक्निक के साथ म्यूजिन तलवार को बेहद आसानी से चला पाता है, और इस कॉम्बिनेशन से उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वह एक स्टैच्यू को एक ही वार में काट देता है। उधर जो हुआन बोंग मसाज से म्यूजिन के अचानक आए बदलाव के बारे में बात कर रहा होता है। मसाज म्यूजिन की इस हालत को किसी वांग सेशन से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो कोई मूर्ख नहीं है, वह मसाज को साफ साफ कहता है कि अगर म्यूजिन में ज़रा भी बदलाव दिखे तो उसे तुरंत रिपोर्ट करे। मसाज अपने मास्टर के ट्रेनिंग रूम में जाता है, लेकिन अंदर का नज़ारा पूरी तरह उलट पलट देखकर वह हैरान रह जाता है। वह म्यूजिन को बताता है कि खाना तैयार है, मगर म्यूजिन खुद निराश बैठा होता है। कहता है कि अब यह ट्रेनिंग रूम उसके लिए बहुत छोटा पड़ रहा है, इसलिए वह फैसला करता है कि अब वह बड़े ट्रेनिंग हॉल का इस्तेमाल करेगा। म्यूजिन जब बड़े ट्रेनिंग हॉल में पहुंचता है, जहां कई योद्धा अपनी प्रैक्टिस में लगे होते हैं, तो सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। मसाज तुरंत बाकी योद्धाओं को संबोधित करके कहता है कि म्यूजिन को अकेले ट्रेनिंग करनी है, इसलिए सभी लोग यह हॉल खाली करके दूसरे हॉल का इस्तेमाल करें। लेकिन योद्धा उलझन में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि यह आधा मरा बदनाम लड़का उन्हें आदेश क्यों दे रहा है। उनकी सोच में तो सिर्फ तलवार हाथ में पकड़ लेने से कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाता। म्यूजिन उन योद्धाओं के बदले हुए तेवर तुरंत पकड़ लेता है और हल्की सी टिप्पणी भी कर देता है। योद्धा तो लगभग उसके खिलाफ खड़े होने ही वाले होते हैं, तभी स्क्वाड लीडर चाबूने अपनी टीम को सख्ती से आदेश देता है, यंग मास्टर के लिए हॉल खाली करो। च्योल को लगता है कि म्यूजिन का दिमाग फिर से गड़बड़ हो गया है। ठीक उसी वक्त म्यूजिन उसे रोककर कहता है कि अगर वह सच में मर्द है तो उससे सीधे बात करे। च्योल पीछे मुड़ता है और म्यूजिन बड़ी सहजता से सुझाव देता है कि दोनों तलवारबाज हैं तो क्यों ना एक लड़ाई हो जाए। च्योल तुरंत मना कर देता है, कहता है कि वह ऐसे भविष्य के क्लान लीडर से नहीं लड़ेगा। मगर म्यूजिन उसे डरपोक कहकर चिढ़ाता है और बोलता है कि अगर वह अपनी बात पर खड़ा नहीं रह सकता तो फिर अपना चेहरा भी न दिखाए। और बस ये सुनते ही च्योल का खून खौल उठता है। वह गुस्से में अपनी तलवार खींच लेता है और म्यूजिन से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लड़ाई शुरू होती है और म्यूजिन तुरंत अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है। फिर एक डेयरिंग मूव में च्योल की तरफ कूदता है। वह च्योल के पास पहुंचता है और उसका सिर धकेल देता है, पहले कि वह रिएक्ट भी कर सके। योद्धा बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी तलवार के बिना द्वंद्व नहीं देखा। म्यूजिन च्योल के साथ खेलता रहता है, तेजी से इधर उधर घूमता हुआ, जबकि च्योल बहुत स्ट्रगल करता है। च्योल जल्दी ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है और म्यूजिन से कहता है कि मर्द की तरह लड़, उसके अटैक्स डॉज करना बंद कर। म्यूजिन आखिर में थोड़ा सीरियस होने को मान जाता है और अपनी तलवार उठाता है, पर च्योल तुरंत मुंह चलाता है, कहता है कि क्लान में जो भी बुरा हुआ उसका जिम्मेदार म्यूजिन है। च्योल को लगता है कि म्यूजिन की वजह से यह सब हुआ, इसलिए वह मार्शल आर्ट्स सीखने का हक नहीं रखता। च्योल म्यूजिन की तरफ दौड़ता है, पर म्यूजिन उससे आधे रास्ते में ही पियरलेस स्वॉर्ड टेक्निक के नौवेन फॉर्म से मिलता है, जिससे च्योल की आंतरिक ऊर्जा हिल जाती है। म्यूजिन च्योल को सांस लेने का भी मौका नहीं देता और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त मुक्का मार देता है। च्योल खून से लथपथ जमीन पर गिरता है। म्यूजिन उसे बोलता है कि अब चीजें बदलने वाली हैं, जिससे मसाज और बाकी योद्धा जो द्वंद्व देख रहे हैं शॉक हो जाते हैं। वॉरियर्स अपने बॉस के पास दौड़ते हैं, जो बेहोश पड़ा है। म्यूजिन एक जीतने वाले की तरह खड़ा होता है और च्योल से पूछता है कि क्या उसे उसकी जीत से कोई प्रॉब्लम है। एक वॉरियर म्यूजिन पर चिल्लाता है, कहता है कि उसने डरपोक वाला मूव इस्तेमाल किया। च्योल खुद को संभालता है और उस वॉरियर को चुप होने को चिल्लाता है, फिर मान लेता है कि वो हार गया। च्योल म्यूजिन को इज्जत देता है और कहता है कि उसने उससे कुछ सीखा है। म्यूजिन उसकी इज्जत को कबूल करता है और उसे जाने को बोलता है। जब वॉरियर्स हॉल से बाहर जा रहे होते हैं,
म्यूजिन मसाज से कहता है कि वो भी उनके साथ जाए क्योंकि वो सच में अकेला रहना चाहता है। एक गुस्से वाला वॉरियर शिकायत करता रहता है। उसका मानना है कि च्योल ने म्यूजिन पर रहम किया, पर च्योल उसे बोलता है कि उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो म्यूजिन को आधा मरा छोड़ने का प्लान बना रहा था। वो वॉरियर यह नहीं मानता, पर च्योल कहता है कि वो सीरियस है। च्योल बोलता है कि उसे पूरी कहानी नहीं पता, पर यह साफ है कि उनका यंग मास्टर बेइंतहा बेहतर हो चुका है। मसाज भी सोचता है कि म्यूजिन इतना कब बदल गया, पर साथ ही वो खुश है कि वो बदल गया। उसी रात दोनों एल्डर्स आने वाले ड्यूल के बारे में मीटिंग करते हैं। दोनों 36 साल से क्लान में हैं और तब से वफादार हैं। एल्डर्स बात करते हैं कि फलेम एम्परर अपने जवानी के दिनों में कितना गजब का था। वह एक काबिल नौजवान था जिसने अपने मार्शल आर्ट्स इतने शानदार तरीके से दिखाए कि बड़े बड़े तांगक्लान को भी मानना पड़ा कि वह एकदम अलग है। एल्डर्स उसकी ताकत से इतने मेस्मराइज्ड थे कि दोनों ने उसके प्रति वफादारी की कसम खा ली। जो को लगता है कि कोई उनकी वफादारी तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर दू इससे इनकार करता है। कहता है कि बस रक्त रेखा का मसला हल करना है। बोलता है कि उन्होंने 17 साल से म्यूजिन का ख्याल रखा है, पर तब से क्लान गिरता जा रहा है। दोनों सोचते हैं कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया और फलेम एम्परर उन्हें परलोक में कोई इल्ज़ाम नहीं देगा। बेसिकली उन्होंने रीलोकेट करने के लिए पैसा जमा कर लिया है और साथ में कुछ मार्शल आर्टिस्ट्स भी रखे हैं। दू जो से कहता है कि वह पहले बच्चों को लेकर चले जाए, जबकि वह थोड़ी देर और म्यूजिन का ख्याल रखने के लिए रुकेगा। पता चलता है कि चोंका ने कॉन्गडोंग सेक्ट के मार्शल मास्टर को द्वंद्व का गवाह बनाया है, जो यह सुनकर हैरान है क्योंकि यह साफ चीटिंग की तरफ इशारा करता है। मर्चेंट ग्रुप एक गंदा गैंग है जो हुआ क्लान का नाम और निशान मिटा देना चाहता है। दू जो से कहता है कि वह बच्चों को लेकर वादे वाली जगह पर इंतजार करे, भले ही यह बच्चों के लिए बड़ा शौक हो। बाद में म्यूजिन नोटिस करता है कि उसको मिलने वाला बीफ कम होता जा रहा है और वो मसाज से पूछता है कि ये क्यों हो रहा है। मसाज बताता है कि स्टुअर्ड उसे कम पैसा दे रहा है। म्यूजिन इस बात से गुस्सा तो होता है, पर वो इसे छोड़ देता है क्योंकि मसाज उसे अपना नया कूल आउटफिट दिखाना चाहता है। मसाज की खुशी पर पानी फेरते हुए म्यूजिन कहता है कि वो बैंडेज में ज़्यादा अच्छा लगता था। जब ड्यूल के लिए निकलने का वक्त होता है, म्यूजिन घर के बाहर दू से टकराता है। म्यूजिन पहले सोचता है कि दू उसे रोकने आया है, पर दू कहता है कि नहीं, वो बस उसके साथ ड्यूल वेन्यू तक जाना चाहता है। म्यूजिन समझता है कि दू बस चिंता कर रहा है। इसके साथ मसाज और ड्यू म्यूजिन के साथ ड्यूल वेन्यू की तरफ चल पड़ते हैं। एरिना में हर जगह भीड़ है जो ड्यूल देखने आई है और कुछ लोग बैटिंग के लिए हैं। म्यूजिन पर हाई ऑड्स होने की वजह से ज़्यादातर लोग उस पर पैसा लगाते हैं। थोड़ी देर बाद म्यूजिन लॉलीपॉप मुंह में डाले एरिना में आता है। उसे देखने वाले सोचते हैं कि वो एक कमज़ोर बंदा है और कुछ लोग अपनी बेट्स कैंसिल करना भी चाहते हैं। जब वो एरिना में कदम रखता है, चॉन उससे मिलती है और पूछती है कि क्या वह अभी भी ड्यूल करना चाहता है। ये सुन के स्पेक्टेटर्स सोचते हैं कि म्यूजिन ने ही पहले ड्यूल के लिए चैलेंज किया। भले ही वो कमज़ोर है और उन्हें लगता है कि उसका पागलपन सर चढ़कर बोल रहा है। म्यूजिन को बहुत गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि ये ग्रुप उन्हें पहले से ही विलेन बना रहा है और वो इसके लिए उन्हें सज़ा देने का प्लान बनाता है। म्यूजिन बड़े कॉन्फिडेंस के साथ चॉन से कहता है कि वो चुपचाप नहीं बैठेगा और अपने क्लैन का सीक्रेट मैनुअल चोरी होने नहीं देगा, इसलिए उसे ये लड़ाई करनी ही है। स्पेक्टेटर्स ये सुन के दंग रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक मर्चेंट ग्रुप किसी मार्शल आर्ट सीक्रेट टेक्निक के पीछे पड़ेगा। चाउन को पूरा भरोसा है कि चीज़ें उसके हिसाब से ही चल रही हैं और वो सोचती है कि मुजिन अपने कूल बनने के चक्कर में भारी पड़ेगा। सब कुछ सेट हो चुका है, ड्यूल के लिए तैयारियां पूरी हैं। होस्ट अनाउंस करता है कि ड्यूल का विटनेस होगा कोंगडोंग सेक्ट का हनियोंग। हान बालकनी पर खड़ा एकदम कूल और ताकतवर दिख रहा है, अपने मास्टर के हुक्म का गवाह बनने के लिए तैयार। वो डोबो और मुजिन को बोलता है कि भीड़ के सामने फेयर लड़ाई करें। तभी डोबो एक शॉक करने वाला खुलासा करता है। म्यूजिन से कहता है कि जो मार्शल आउटफिट वो पहन रहा है वो उसने खुद भेजा था, म्यूजिन के वापस आने की खुशी में। म्यूजिन ये सुनकर मुस्कुराता है और अपनी बड़ी सी तलवार निकाल लेता है। डोबो से कहता है कि ड्यूल के बाद उसे बचे हुए सामान वापस करना पड़ेगा। पूरी भीड़ ये देखकर हैरान है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी तलवार के साथ किसी को ड्यूल लड़ते नहीं देखा। ऊपर से सबको लगता था कि फ्लेम एम्परर अपने बेयर हैंडेड मार्शल आर्ट्स के लिए जाना जाता है। डो भी शॉक हो जाता है और मसाज से पूछता है कि क्या म्यूजिन ने कुछ अजीब बात कही थी। बेसिकली मैसेज और ड्यू ने शुरुआत में म्यूजिन को भागने को कहा था क्योंकि उन्हें लगा था
कि वो अपने ओपोनेंट को हरा नहीं सकता, पर मसाज को अब थोड़ा भरोसा होने लगा है। वो कहता है कि शायद म्यूजिन के पास चांस है, लेकिन डू का कन्विक्शन बिल्कुल अलग है। दोनों तरफ तैयार होने के बाद रेफरी बेल बजाता है और लड़ाई शुरू होती है। गुस्से में आके म्यूजिन सीधा डोबो पर झपटता है। वो अपनी बड़ी तलवार से एक ज़बरदस्त और तबाही भरा वार करता है। डोबो उस वार को मुश्किल से डॉज करता है, पर तलवार ज़मीन पर लगती है और उसे तोड़ देती है। स्पेक्टेटर्स ये देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि म्यूजिन इतना तेज़ और इतना ताकतवर होगा। सबको लगता था कि म्यूजिन में कोई मार्शल आर्ट्स कैपेबिलिटी नहीं है, पर वो एकदम पागलपन भरे अंदाज में मूव कर रहा है। डोबो भी पूरा शॉक में है, क्योंकि उसने सोचा था कि ये ड्यूल बहुत आसान होगा। म्यूजिन अपना अटैक जारी रखता है और एक बार फिर डोबो की तरफ बढ़ता है। वो अपनी तलवार बार बार चलाता है, पर डोबो उसके वार को रोक लेता है और दोनों एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़े होते हैं। म्यूजिन और डोबो के तलवारों के टकराने से एक झंकार वाली आवाज़ और एक शानदार नज़ारा बनता है। चायोन हैरान है कि म्यूजिन लड़ाई में उसकी उम्मीद से ज़्यादा टिक रहा है, पर वो यकीन रखती है कि चाहे म्यूजिन ने कितनी भी ट्रेनिंग की हो, वो डोबो के आसपास भी नहीं है। म्यूजिन अपनी बड़ी तलवार से डोबो पर वार करता जाता है, पर डोबो अपनी लचीलेपन की वजह से आसानी से डॉज कर लेता है। लड़ाई आगे बढ़ते हुए डोबो एक काउंटर अटैक करता है जो म्यूजिन को पीछे धकेल देता है, और वो कसम खाता है कि वो म्यूजिन को पहले से भी बुरी हालत में छोड़ेगा। उसे पूरा भरोसा है कि वो एक आदमी के इरादों को तोड़ सकता है। बालकनी पर खड़ा ड्यू कन्फेस करता है कि वो म्यूजिन के लड़ाई में टिकने से इम्प्रेस्ड है। मसाज ड्यू से कहता है कि जो वो देख रहा है वो म्यूजिन का ट्रम्प कार्ड भी नहीं है। ड्यू सोचता है कि मसाज बकवास कर रहा है, पर मसाज बोलता है कि उसने चुपके से म्यूजिन को अकेला ट्रेन करते देखा था, और वो कंफर्म करता है कि कुछ और ताकतवर आने वाला है। लड़ाई के दौरान म्यूजिन समझता है कि उसकी ताकत अब भी डोबो के बराबर है, जिससे वो अपनी ट्रेनिंग पर सवाल उठाता है। पर उसे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि चाहे उसका ओपोनेंट कितना भी स्ट्रांग हो, वो हमेशा जीतेगा। और इस बार वो डोबो को मारने का प्लान बनाता है। इधर जो म्यूजिन के भाई बहन को लेकर अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है और बच्चे सो रहे होते हैं। उसे याद आता है कि डू ने कहा था कि वो अभी नहीं आ रहा, क्योंकि वो रुककर डोबो के म्यूजिन को मारने के बाद जो भी बचता है उसे संभालना चाहता है। जो को नहीं पता कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या नहीं, पर उन्होंने शुरुआत तो कर ही दी है। एरिना में म्यूजिन और डोबो अभी भी एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। म्यूजिन को कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसके लिए डोबो एक नए लड़के से ज़्यादा नहीं। दोनों एक दूसरे पर वार करते हैं, और भले ही दोनों बराबर दिखते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि म्यूजिन का थोड़ा अपर हैंड है। लोग डोबो के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है। तभी डोबो एक ज़बरदस्त अटैक करता है जो सीधा म्यूजिन की तरफ जाता है। ड्यू और मसाज ये देखकर ऑलमोस्ट बेहोश हो जाते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि म्यूजिन इस अटैक को डॉज कर ले। म्यूजिन समझ जाता है कि डोबो उस पर भारी पड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो पीयरलेस 9 स्वॉर्ड्स का पहला फॉर्म प्रीएम्प्टिव स्टेप इस्तेमाल करता है। डोबो का वार लगता है, पर म्यूजिन की टेक्निक की वजह से वो उसे रोक लेता है, जिससे भीड़ शॉक में आ जाती है। डोबो भी हैरान हो जाता है और पीछे हटने को मजबूर होता है। ये देखकर कि म्यूजिन पागलपन के लेवल पर जा रहा है, डोबो अपनी इंटरनल एनर्जी जमा करता है, एक फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार होकर। म्यूजिन डोबो का मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसकी इनर एनर्जी जमा करने की स्पीड बहुत स्लो है। फिर म्यूजिन अपनी टेक्निक का दूसरा फॉर्म, पीयरलेस 9 स्वॉर्ड्स का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है और बड़े गुस्से के साथ डोबो की तरफ दौड़ता है। डोबो इस गुस्से को महसूस कर सकता है और वो बस म्यूजिन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर स्ट्रगल कर रहा होता है। वो हैरान है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो म्यूजिन से हार रहा है। डोबो अपनी पूरी ताकत लगा देता है म्यूजिन के अटैक को रोकने में, पर देखते देखते उसकी तलवार उसके सामने ही टूट जाती है। म्यूजिन की तलवार आगे बढ़ती है और डोबो को बहुत जोर से काट देती है। डोबो खून के तालाब में जमीन पर गिरता है। उसका राइट आर्म कट चुका होता है और चॉन गुस्से से चीखती है, डोबो का नाम पुकारती है। म्यूजिन इसके साथ ही ड्यूल जीत जाता है। म्यूजिन फिर डोबो के कटे हुए आर्म के पास जाता है और कहता है कि वो इसे अपने साथ ले जाएगा 17 साल के बदले में। चियोन ये सुनकर शॉक हो जाती है और म्यूजिन बोलता है कि मर्चेंट ग्रुप शायद कोई तरीका ढूंढ ले उसके आर्म को वापस जोड़ने का। हान, जो बालकनी से देख रहा था, जल्दी से नीचे कूदता है डोबो का हाल देखने के लिए। चोन भी डोबो के पास दौड़ती है और हान बताता है कि डोबो का एनर्जी कोर भी तबाह हो चुका है। हान म्यूजिन को घूरता है और पूछता है कि क्या उसे सच में
इतना आगे जाना था। म्यूजिन कंफ्यूज बनने का नाटक करता है, हान से पूछता है कि उसका मतलब क्या था और हान कहता है कि दोनों के स्किल्स में साफ फर्क था। लड़ाई तो कब की खत्म हो चुकी थी। फिर म्यूजिन पूछता है कि क्या सच में एक 5 साल के बच्चे के सिर पर, जिसे मार्शल आर्ट्स नहीं आते, 7 वुंड फिस्ट स्ट्राइक मारना ज़रूरी था। अपनी आंखों में गुस्सा भरते हुए म्यूजिन हान से कहता है कि जो उसने अभी किया वो सिर्फ 17 साल पुराना बदला पूरा करना था। वो ये भी बोलता है कि अब वो हुआ क्लैन के खिलाफ की गई हर चीज़ का हिसाब लेने वाले हैं। बड़े गुस्से के साथ वो हान और उसके आदमियों को बोलता है कि वो अच्छी तरह तैयारी कर लें। च्योन दर्द से घुटनों पर गिर जाती है, कसम खाती है कि वो म्यूजिन के इस काम को कभी नहीं भूलेगी। जब म्यूजिन स्टेज से उतरकर चलता है, स्पेक्टेटर्स उसकी जीत के लिए जोश से चीयर करते हैं क्योंकि वो डोबो को कुचलने के तरीके से इम्प्रेस्ड हैं। साथ ही उन्हें यह भी अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसी तलवार पहले कभी नहीं देखी थी। बेसिकली सब लोग एक्साइटेड हैं क्योंकि एक नया मार्शल आर्ट्स मास्टर पैदा हो चुका है। डू और मसाज म्यूजिन से मिलने दौड़ते हैं और म्यूजिन उन्हें बोलता है कि अब घर वापस चलने का वक्त है। चलते चलते वो अचानक पीछे मुड़ता है और ड्यू से पूछता है कि क्या उसने वो सोना जो उसके हवाले किया था पूरा खर्च कर दिया। ड्यू घबराते हुए कहता है कि थोड़ा सा अभी भी बचा है। म्यूजिन डू से कहता है कि उसे शायद बांगो सेक्ट के पास रुकना पड़ेगा क्योंकि उसे और कर्जा लेना है। अचानक वो ड्यू को बोलता है कि उसे कोई परवाह नहीं अगर वो, जो और बाकी मार्शल आर्टिस्ट्स क्लैन छोड़ना चाहते हैं, पर वो चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने उसके भाई बहन को उससे छीनने की कोशिश की तो बुरा अंजाम होगा। ये बात वो इतने गुस्से और जान लेने वाले इरादे के साथ कहता है कि डू वहीं खड़ा थर थर कांपने लगता है। इधर म्यूजिन के भाई बहन जो पर चिल्लाते हैं क्योंकि वो उन्हें लेकर भाग रहा है, जबकि उन्हें अपने भाई का ड्यूल देखना था। जो को पता चल जाता है कि वो पकड़े गए हैं जब उसे एक कबूतर से आया खत मिलता है जिसमें लिखा है कि म्यूजिन ने आश्चर्यजनक तरीके से ड्यूल जीत लिया। ड्यू ने खत में लिखा है कि उनका प्लान पकड़ा गया है और वो जो से तुरंत घर वापस आने को कहता है। बिना देर किए जो बच्चों के साथ घर की तरफ दौड़ता है, पर डर के मारे, जबकि बच्चे खुशी से चिल्ला रहे हैं कि वो अपने भाई को देखने वापस जाना चाहते हैं। बाद में म्यूजिन डू से कहता है कि अब बांगो सेक्ट से निपटने का वक्त है और उसे किसी चीज़ की चिंता न करने को बोलता है। भले ही म्यूजिन को अब काबिल माना जाता हो, ड्यू उसे बिनता करता है कि वो सोशल सेक्ट से किसी भी तरह उलझने की कोशिश न करे। म्यूजिन समझता है कि ये बुजुर्ग ज़्यादा सोच रहा है और वो उसे तसल्ली देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। इसके साथ म्यूजिन बांगो सेक्ट से मिलने निकल पड़ता है, पर मसाज को चिंता है कि चीज़ें बुरा मोड़ ले सकती हैं। म्यूजिन कहता है कि वो और देर नहीं कर सकता और वो मसाज को अपने बहुत करीब रहने को बोलता है। थोड़ी देर बाद म्यूजिन बांगो सेक्ट के पास पहुंचता है, जिससे माँ शॉक हो जाता है क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो म्यूजिन को फिर से देखेगा। म्यूजिन माँ से कहता है कि वो अपना कर्जा चुकाने आया है और साथ ही मजाक में ये भी बोल देता है कि उनका सेक्ट तो अब बिल्कुल सूना सूना लग रहा है। माँ अपने हुए नुकसान को छुपाने की कोशिश करता है और जल्दी से सफाई देता है कि ज़्यादातर गैम्बलर्स तो इसलिए गायब हैं क्योंकि वो म्यूजिन और डोबो का ड्यूल देखने गए थे। तो म्यूजिन भौं उठाकर पूछता है, ओह, तो क्या मेरे मैच पर बैटिंग पूल्स भी लगे थे? उसे पूरा यकीन है कि बंगो सेक्ट ने उस पर लंबे ऑड्स रखे होंगे और इसी वजह से उन्होंने ढेर सारा पैसा कमाया होगा। और भाई चूंकि पैसा बना है तो म्यूजिन की दिलचस्पी तो बनती ही है। माँ तुरंत समझ जाता है कि म्यूजिन उसे निचोड़ने आया है और अगर उसने कुछ गलती की तो आज उसका अंजाम बुरा हो सकता है। खुद को बचाने के लिए वो जल्दी से बोल देता है कि वो म्यूजिन को अपनी तरफ से शुक्रगुजारी दिखाएगा। ये सुनकर म्यूजिन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है क्योंकि भाई, पैसा किसे नहीं पसंद होता। म्यूजिन के आसपास उठती हुई वो ठंडी, दबाव डालती हुई जानलेवा ऑरा महसूस करता है जो साफ बताती है कि म्यूजिन अंदर से गुस्से और मारने की नीयत से भरा हुआ है। मुजिन फिर माँ से उनके बॉस के बारे में पूछता है, जिससे माँ शॉक हो जाता है और पूछता है कि उसे बॉस के बारे में क्यों जानना है। मुजिन गुस्से में टेबल पर हाथ मार के बोलता है कि उसे एक सवाल 2 बार पूछना पसंद नहीं। मुजिन अब इस जगह को रणभूमि बनने वाला होता है कि तभी सेक्ट का लीडर च्योंगियल कमरे में आता है। मुजिन उसके चेहरे को देखकर हैरान है क्योंकि यह सेक्ट का लीडर एक बदसूरत चेहरे वाला बंदा है। च्योंगियल कन्फेस करता है कि उसके लड़कों ने उसे मुजिन के बारे में पहले ही बता दिया था। मुजिन पूछता है कि उससे मिलना इतना मुश्किल क्यों है और साथ ही उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसका चेहरा कितना बदसूरत है। च्योंगियल के पीछे एक अजीब सा बंदा खड़ा है और मुजिन पूछता है कि क्या यह उसका नौकर है। इस बंदे से पूरे गुस्से की बू आ रही है और वह सोशल सेक्ट का डेथ ब्लैक क्रो
निकलता है। ब्लैक क्रो मुजिन को डांटता है कि वह उसके पैसे पर नज़र रख रहा है और भले ही मुजिन को सोशल सेक्ट से दूर रहने को कहा गया था, वह अब एक मेंबर के सामने खड़ा है। मुजिन सीधा उससे बोलता है कि अगर मरना नहीं चाहता तो मुंह बंद रखिए। ब्लैक क्रो गुस्से में मुजिन पर झपटता है, उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार, और यह देखकर मसाज डर जाता है। मुजिन को ब्लैक क्रो से कोई खतरा महसूस नहीं होता क्योंकि वह ठान चुका है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे हटा देगा। मुजिन एक चॉपर स्टिक ब्लैक क्रो की तरफ फेंकता है और इतनी ताकत के साथ कि वह उसके हाथ को छेद देता है। तब ब्लैक क्रो को समझ आता है कि मुजिन कोई मामूली बंदा नहीं है और उसे सीरियस लेना पड़ेगा। मुजिन ब्लैक क्रो से कहता है कि उसे ऐसे बेकार बंदे से कोई तारीफ नहीं चाहिए। यह बात ब्लैक क्रो को गुस्सा दिलाती है और वह फिर से मुजिन की तरफ दौड़ता है। इस बार मुजिन उससे आधे रास्ते में मिलने का फैसला करता है और उसकी तरफ दौड़ता है, पर अचानक उसके सामने से गायब हो जाता है। वह ब्लैक क्रो के पीछे अपीयर करता है, जिससे वह शॉक हो जाता है। ब्लैक क्रो पागलपन में मुजिन पर हाथ चलाता है, पर मुजिन आसानी से डॉज करता है, ये साफ दिखाते हुए कि वह उसके साथ खेल रहा है। ब्लैक क्रो को यकीन नहीं होता कि मुजिन जैसा जवान बंदा उसके अटैक्स डॉज कर रहा है। मुजिन फिर एक और छेद बनाने का फैसला करता है और चॉपर स्टिक ब्लैक क्रो की बाईं आंख में घुसाता है, जिससे उसका दर्द इतना बढ़ जाता है कि उसकी चीख देखने वालों को डरा देती है। ब्लैक क्रो घुटनों पर गिरता है, मुजिन को गाली देता है और कहता है कि सोशल सेक्ट उसे अटैक करने के लिए उसके पीछे आएगी। मुजिन को ये देखना है कि सोशल सेक्ट क्या कर सकती है और वह ब्लैक क्रो के सिर पर लात मारकर बोलता है कि वह सोशल सेक्ट को बोल दे कि वह पूरे दम से उसके पीछे आए। पर उससे पहले मुजिन ब्लैक क्रो से कहता है कि वह इस कमरे से जिंदा नहीं जाएगा। तब ब्लैक क्रो गिड़गिड़ाने लगता है। मुजिन से कहता है कि वह उसे जो चाहिए देगा, बस उसकी जान बख्श दे। मुजिन हैरान है कि ब्लैक क्रो इतना जीना चाहता है, पर चूंकि उसने दौलत का ऑफर दिया, मुजिन उसे परलोक भेजने से रुक जाता है। ब्लैक क्रो कहता है कि उसकी सारी दौलत चोंग में है, पर वह वादा करता है कि वह सब ले आएगा। मुजिन डील के लिए तैयार है, पर उसे चेतावनी देता है कि अगर वह पैसा नहीं लाया तो वह मारा जाएगा। डर से कांपते हुए ब्लैक क्रो वादा करता है कि वह जल्दी से वापस आएगा और भाग जाता है। ब्लैक क्रो का हिसाब करने के बाद मुजिन चोंगियल की तरफ मुड़ता है, जो डर के मारे कांप रहा है। मुजिन उससे बोलता है कि अब कर्ज चुकाने का वक्त है। चोंगियल तुरंत घुटनों पर गिरता है, जान बख्शने की भीख मांगता है और वादा करता है कि वह सब कुछ दे देगा। मुजिन इस पर हंसता है, कहता है कि चोंगियल के पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसकी सारी जायदाद पहले से उसकी है। चोंगियल कंफ्यूज हो जाता है और मुजिन बोलता है कि वह कॉमनर से कमाया हुआ मुनाफा और मार्शल क्लैंस को मैनिपुलेट करके बर्बाद किए गए लोगों की जान को अपनी जायदाद के साथ जोड़ता है। चोंगियल आंसुओं के साथ कहता है कि वह मुजिन को सब कुछ दे देगा, पर यह बात मुजिन को गजुस्सा दिलाती है और वह चोंगियल का दिमाग तोड़ देता है, उसे याद दिलाते हुए कि वह उसे वह नहीं दे सकता जो पहले से उसका है। सब देखने वाले डर से कांप रहे हैं और मुजिन उनकी तरफ मुड़ता है, पूछता है कि कमांड लाइन में उसके बाद कौन है। माँ जल्दी आगे बढ़ता है, कहता है कि वह वाइस सेक्ट लीडर है और घुटनों पर गिरकर जान बख्शने की भीख मांगता है। वह वादा करता है कि अगर उसे मौका मिला तो वह ईमानदारी से जिएगा, और यह दिल से बोलता है। मुजिन उसकी जान बख्शने का फैसला करता है। फिर मुजिन माँ से पूछता है कि चोंगियल की कीमत क्या थी। माँ बताता है कि उसका घर और सब कुछ 4000 गोल्ड का है, बांगहो के एसेट्स 10,000 गोल्ड के हैं और सोल सेक्ट से 500 गोल्ड का ट्रिब्यूट भी है। टोटल में सब कुछ 20,000 गोल्ड से ज़्यादा है। मुजिन कहता है कि वह सब कुछ अपने पास मांगता है। माँ बोलता है कि वह सब कुछ तैयार करके उसके पास ले आएगा। मुजिन ये सुनकर खुश है, क्योंकि वह सब कुछ जल्दी से हैंडल करना चाहता है। माँ के जाने के बाद मुजिन बाकी सेक्ट ऑफिसर्स को एक खतरनाक नज़र से देखता है और कहता है कि वे अपनी जान के लिए सौदा शुरू करें। ये सुनकर वे शॉक हो जाते हैं और मुजिन उन्हें याद दिलाता है कि माँ ही एकमात्र आदमी है जिसे उसने जान बख्शने का वादा किया था। डर उन्हें जकड़ लेता है और वे जान बख्शने की भीख मांगने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मुजिन कई डब्बों में खजाना और पैसा लेकर घर वापस आता है, जिससे ड्यू हैरान रह जाता है। मुजिन बताता है कि हर डब्बे में लगभग 400 गोल्ड है। ड्यू मुजिन को याद दिलाता है कि बंगहो सेक्ट के पीछे सोल सेक्ट है, पर असली प्रॉब्लम सोल सेक्ट नहीं बल्कि उनका एलाई एक डरावना बंदा ज्वांग है। डू यह भी बताता है कि सेक्ट के पास ब्लैक क्रो और रेड क्रो भी हैं। ब्लैक क्रो का नाम सुनते ही
मुजिन डू से कहता है कि उसका हिसाब तो वह पहले ही कर चुका है। यह सुनकर डू शॉक हो जाता है और मुजिन कहता है कि उसे डू या जो के बराबर न समझे, क्योंकि जो भी क्लैन के लिए मुसीबत बनेगा वह ज़मीन के 6 फुट नीचे जाएगा। ये बोलने के बाद वह ड्यू से कहता है कि उसके लिए बीफ लाए और यह भी हुक्म देता है कि जब उसके भाई बहन वापस आए तो उन्हें अच्छे से खाना दिया जाए। जब मुजिन जाने के लिए मुड़ता है, ड्यू को यकीन नहीं होता कि मुजिन ने ब्लैक क्रो, जो पूरे इलाके में खौफ के लिए जाना जाता है, उसमें डर बिठा दिया। ड्यू समझ जाता है कि मुजिन अब वह बंदा नहीं रहा जो वह पहले जानता था। इधर च्योन ने असेसिन्स हायर किए हैं जो मुजिन का सब कुछ छीन लेंगे, पर वह हुक्म देती है कि एक बच्चे को जिंदा वापस लाए। पिछले वक्त में फ्लेम हुआ क्लैन काफ़ी कामयाब था और फ्लेम एम्परर नाम का यह शानदार आदमी अनेक मार्शल आर्टिस्ट्स का ध्यान खींचता था जो हमेशा उसे देखा करते थे। उसे सिचुआन के तंग क्लान से भी तारीफें मिली थीं। एक ही पीढ़ी में फ्लेम हुआ क्लान एक ऐसा मार्शल क्लान बन गया जिसे कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। जो लोग पीक मार्शल आर्टिस्ट्स माने जाते थे वो भी फ्लेम हुआ क्लैन से पंगा लेने से पहले 2 बार सोचते थे। इस वजह से एक वक्त था जब सिचुआन के लोग क्लैन के मेंबर्स को सड़कों पर देखते ही जोश से चीयर करते थे। पर जब फ्लेम एम्परर की मौत हुई तो अगला पैट्रियार्च एकदम बेकार निकला। इसके वजह से फ्लेम हुआ क्लान धीरे धीरे गिरता चला गया। जो लोग परिवार के वफादार थे वो एक एक करके छोड़कर जाने लगे। इससे फ्लेम एम्परर का वो शानदार रूप जो एक वक्त में दुनिया पर राज करता था 2 हिस्सों में बांट गया। एक उनके लिए जो उसे याद रखते हैं और दूसरा उनके लिए जो नहीं। पर एक चीज़ जो अभी भी सबको याद है वो यह कि वो एक अतुल्य आदमी था। म्यूजिन के चलने के अंदाज में जो ज़बरदस्त औंदरा दिखता है उससे एल्डर्स उसकी तुलना लेट फ्लेम एम्परर से करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जख्मी वॉरियर्स डू के पास आते हैं और बताते हैं कि उन पर असैसिन्स ने हमला किया है। एल्डर जो और कुछ वॉरियर्स ही अभी असैसिन्स से लड़ रहे हैं। ये सुनते ही डू को पता चल जाता है कि बच्चे खतरे में हैं। वह वॉरियर्स को बोलता है कि तुरंत म्यूजिन को खबर दो और ख़ुद आगे बढ़ जाता है जंगल में, जो अकेला असैसिन्स के खिलाफ खड़ा है क्योंकि उसके साथ के वॉरियर्स हार चुके हैं। इतने बड़े खतरे के बावजूद वह बच्चों को बचाने के लिए पूरी हिम्मत से खड़ा रहता है। जब वह लगभग हारने वाला होता है तभी डू वक्त पर पहुंचता है और उसकी मदद करता है। ये देखकर असैसिन्स गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि डू के आने से पहले उनका मिशन लगभग पूरा हो चुका था। असैसिन लीडर अपने आदमियों पर चिल्लाता है कि दोनों को खत्म कर दो और एक और तेज लड़ाई शुरू हो जाती है। डू कुछ देर तक असैसिन्स के साथ वार पर कर पाता है, पर बुढ़ापा उस पर भारी पड़ता है और असैसिन्स अपर हैंड ले लेते हैं। देखते देखते उसके कंधे पर एक गहरा जख्म लगता है जिससे वह पीछे हट जाता है। एक असैसिन अपना मिशन पूरा करने का फैसला करता है और अपने साथियों को बोलता है कि एक बच्चे को मार दो। वह डू को पीछे धकेल देता है, उसे डिफेंसिव रहने पर मजबूर करता है, पर डू हार नहीं मानता। थोड़ी देर बाद डू को एक और बुरा जख्म लगता है और वह दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है। अब डू लड़ाई से बाहर है तो असैसिन्स अपना ध्यान बच्चों पर लगाते हैं। पूछते हैं कि किसे मारना है और किसे छोड़ना है। हुआजिन भले ही कुछ कर नहीं सकता, फिर भी अपनी बहन को बचाने के लिए आगे खड़ा हो जाता है। असैसिन्स फैसला करते हैं कि हुआजिन को मार देंगे। जैसे ही वो हुआजिन को काटने वाले होते हैं उसी पल जंगल में म्यूजिन की दहाड़ गूंजती है और वह उन्हें वहीं रुकने का आदेश देता है। वह खतरनाक रूप से तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन असैसिन्स को डर नहीं। असैसिन लीडर अपने आदमियों को आदेश देता है कि म्यूजिन को मार दो, क्योंकि उसने उनके रास्ते में आने का फैसला किया है। एक असैसिन म्यूजिन की ओर दौड़ता है, लेकिन म्यूजिन उसे अपने गुस्से का पहला निशाना बनाता है। वह बिना किसी मेहनत के उसकी तलवार तोड़ देता है और एक वर्टिकल स्ट्राइक से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। बिना समय गवाए वह बाकी असैसिन्स की तरफ बढ़ता है। असैसिन लीडर अपने आदमियों को आदेश देता है कि सब मिलकर म्यूजिन को एक साथ खत्म करें। असैसिन्स का ग्रुप जल्दी से म्यूजिन पर हमला बोलता है, पर उनके पास पहुंचने से पहले ही म्यूजिन पियरलेस 9 स्वॉर्ड्स का 5वां फॉर्म आर्मी स्लेयर टेक्निक सक्रिय कर देता है और उन्हें टिश्यू पेपर की तरह काट डालता है। एक असैसिन म्यूजिन पर वॉर करने की कोशिश करता है, पर म्यूजिन आसानी से डॉज करके उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तब बचे हुए असैसिन को समझ आता है कि वह किसी राक्षस से टकरा गया है और कुछ करने से पहले ही उसका दायां हाथ उसके शरीर से अलग हो जाता है, जिससे वह दर्द में चीख उठता है। म्यूजिन उससे कहता है कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो कोई और हरकत न करे। म्यूजिन पीछे मुड़ता है और देखता है कि जो डू को सहारा दे रहा है और हुआजिन अपनी बहन सोयोन की आंखें ढक रहा है ताकि वह सामने का खूनी मंजर न देखे। हुआजिन अपनी बहन को तसल्ली देता है
कि उन्हें कोई डर नहीं, क्योंकि म्यूजिन आ चुका है और उसने सारे बुरे आदमियों की पिटाई कर दी है। फिर वह एल्डर जो को बोलता है कि वह जख्मी वॉरियर्स और उसके भाई बहन सोयोन और हुआजिन को वापस एस्टेट ले जाए। जैसे ही ग्रुप वहाँ से निकल जाता है, म्यूजिन अपना ध्यान आखिरी बचे हुए असैसिन पर लगाता है। म्यूजिन उससे पूछता है कि क्या उसे चोंगचा मर्चेंट ग्रुप ने भेजा था। वह आदमी जवाब देने में हिचकिचाता है, तो म्यूजिन कहता है कि अगर वह सच बोलेगा तो शायद उसकी जान बख्श दी जाएगी। असैसिन यह सुनकर उत्सुक हो जाता है और जल्दी से खुलासा करता है कि च्यो ने उन्हें डेथ फॉरेस्ट फैक्शन के जरिए हायर किया था। अपना सब कुछ बताने के बाद वह म्यूजिन से पूछता है कि क्या वह उसे जैसे कहा था छोड़ देगा। म्यूजिन उसे बोलता है कि वह दौड़कर च्यो के पास जाए और उसे बताए कि उसने उसके भाई बहन के पीछे भेजे गए पूरे ग्रुप को ख़त्म कर दिया है, और यह भी बताए कि अब वह उसका सिर लेने आ रहा है। बाद में जब म्यूजिन खून से लथपथ शरीर के साथ सड़क पर चलता है, सबकी नज़रें उसी पर टिक जाती हैं। जो लोग पहले उसे नीचा समझते थे अब ऐसा करने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि कोई भी उसके हाथों शिकार बनने का खतरा नहीं उठाना चाहता। लोग जिज्ञासा से सोचते हैं कि क्या वह वही पुराना प्रोडिजी सच में वापस आ गया है जिसे वे उसके बचपन में जानते थे। सड़क पर अपना रौब जमा देने के बाद म्यूजिन आखिर में घर पहुंचता है। मसाज उसका स्वागत करने दौड़ता है, पर म्यूजिन उसका सिर हल्के से साइड में धकेल देता है। वह मसाज से पूछता है कि क्या जख्मी वॉरियर्स सारे मेडिसिन हॉल में हैं, और मसाज हाँ में सिर हिलाता है। मसाज बताता है कि हुआजिन और सोयोन भी अपने कमरों में आराम कर रहे हैं ताकि उनकी ताकत वापस आए। यह सुनकर म्यूजिन संतुष्ट होता है और मसाज को बोलता है कि उसके लिए नहाने का इंतजाम करे। थोड़ी देर बाद म्यूजिन उस नहाने के पानी में डूब जाता है जो मसाज ने उसके लिए तैयार किया था। नहाते वक्त वह अपने भाई बहन सोयोन और हुआजिन के बारे में सोचता है और यह चाहत रखता है कि उन्हें दुनिया की बुराइयों से दूर रखे। भले ही वे मार्शल क्लान के बच्चे हैं, म्यूजिन को नहीं लगता कि उन्हें इतनी छोटी उम्र में जुल्म और तबाही देखनी चाहिए, पर साथ ही उसे चिंता है कि कहीं वह अपने पुराने डर को उन पर थोप तो नहीं रहा। अगली सुबह मेडिसिन हॉल में म्यूजिन एल्डर जो के पास जाता है और रेड फ्लेम आर्ट मैनुअल के बारे में पूछता है, जो यह सुनकर हैरान रह जाता है और म्यूजिन उससे पूछता है कि वह इतना घबरा क्यों गया। जो सवाल करता है कि म्यूजिन को यह मैनुअल क्यों चाहिए, और म्यूजिन समझ जाता है कि जो को डर है कहीं वह अपनी पुरानी हालत में वापस न चला जाए और सब कुछ तबाह न कर दे। जो जल्दी से कहता है कि यह उसकी वजह नहीं है, पर म्यूजिन बताता है कि वह बस खुद को ट्रेन करना चाहता है, क्योंकि जो अभी जख्मी है और लड़ नहीं सकता। तब जाके जो उसे सीक्रेट मैनुअल देता है। जब म्यूजिन चला जाता है, जो अपनी चिंता दू से शेयर करता है और पूछता है कि कहीं उसने म्यूजिन को मैनुअल देकर गलत तो नहीं किया। दू उसे बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि म्यूजिन पिछले कुछ वक्त से शानदार तलवारबाजी दिखा रहा है। दू कहता है कि म्यूजिन की वजह से ही वे लोग असैसिन्स के हमले से बच पाए। वह यह भी बताता है कि लगता है म्यूजिन पूरा ठीक हो चुका है और शायद ताओइस्ट का ट्रीटमेंट काम कर रहा है। जो भी इससे सहमत होता है कि ट्रीटमेंट सच में काम कर रहा है, यह बात नोट करता है कि म्यूजिन का अचानक इतना बेहतर होना कोई छोटी बात नहीं है। उसे लगता है कि म्यूजिन का कोई किस्मत वाला इनकाउंटर हुआ है, क्योंकि यही एक वजह हो सकती है उसकी इस सडन इम्प्रूवमेंट की। जो इस बात से खुश है और उसका मानना है कि क्लान का गिरना अब आखिर में रुकने वाला है। वह सोचता है कि चीज़ें अब ठीक दिख रही हैं और शायद फ्लेम हुआ क्लान फिर से अपने पुराने रूप में आएगा। ट्रेनिंग ग्राउंड पर म्यूजिन सोयोन और हुआजिन को साथ बुलाता है और उन्हें ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट समझाता है। वह बताता है कि उन्हें बहुत ही फ्लूइड तरीके से मूव करना होगा, मतलब एकदम लचीलेपन के साथ। ये एक फंडामेंटल मूवमेंट तकनीक है जो उसने खुद बनाई है कई रियल कॉम्बैट अनुभवों के आधार पर। वह उन्हें सिखाता है कि कैसे यह तकनीक उनकी हरकतों में स्पीड और कंट्रोल ला सकती है और कैसे वे इससे अपनी ताकत को और बढ़ा सकते हैं। सोयोन और हुआजिन म्यूजिन की बात सुनकर इम्प्रेस हो जाते हैं और सोयोन बीच में बोल पड़ती है कि वह शॉक है, क्योंकि एल्डर जो ने कहा था कि म्यूजिन के पास कोई रियल कॉम्बैट अनुभव नहीं है। हुआजिन को यकीन नहीं होता कि उसकी बहन इतनी सीधे तरीके से ये बात बोल रही है। म्यूजिन फिर सजेस्ट करता है कि वे बोरिंग बातों को छोड़ दें और दोनों को कहता है कि वे उस पर बेसिक फिस्ट टेक्निकी से हमला करें जो उन्होंने सीखी है।
दोनों अपना पोज लेते हैं और एक साथ म्यूजिन पर बढ़ते हैं, लेकिन उनकी हरकत देखकर म्यूजिन को निराशा होती है। दोनों का प्रदर्शन देखकर वह सोचता है कि क्या ये दोनों सच में मार्शल क्लैन के हैं। उसे पता चलता है कि दोनों में बेसिक मूवमेंट का भी अभाव है, जो मार्शल आर्ट्स के लिए बेहद ज़रूरी है। उनके बेकार प्रदर्शन से फ्रस्ट्रेट होकर म्यूजिन उन्हें रोक देता है। वह कहता है कि आज के लिए ट्रेनिंग बंद करनी होगी क्योंकि उसका सिर दर्द कर रहा है। दोनों हैरान होकर कहते हैं कि उन्होंने तो उसके सिर को छुआ भी नहीं और अब वह सिर दर्द का बहाना क्यों बना रहा है। म्यूजिन झूठ बोलता है कि दोनों उसकी सोच से ज़्यादा स्किल्ड हैं। वह उन्हें बताता है कि अभी उन्हें बस अपने शरीर को मजबूत करना है, एडवांस्ड टेक्निक्स सीखने से पहले। दोनों के चले जाने के बाद म्यूजिन समझ जाता है कि उसके हाथों में एक बड़ा काम है और यह आसान नहीं होगा। उसे एहसास होता है कि उसके मास्टर को भी शायद उसे ट्रेन करने में इतनी ही तकलीफ हुई होगी। फिर भी म्यूजिन ठान चुका है कि वह फ्लेम हुआ क्लैन को उसकी पुरानी शान में वापस लाएगा, क्योंकि उसकी वजह से ही क्लैन का यह हाल हुआ था। साथ ही वह उस एक शख्स को हराना चाहता है जिसे वह अपने पिछले जीवन में नहीं हरा सका। म्यूजिन फिर अपनी तलवार उठाता है और अकेला ट्रेनिंग शुरू करता है। वह देखता है कि तलवार अब उसके हाथों में काफ़ी हल्की हो चुकी है और हर स्वॉर्ड फॉर्म के रिपीटेशन के साथ उसकी स्पीड बढ़ रही। कुछ दिन बाद ड्यू और जो अपनी ड्यूटी पर वापस आते हैं। म्यूजिन गुस्से में उसे याद दिलाता है कि अगर वो थोड़ी देर और लेट पहुंचता तो क्या होता। फिर वो एल्डर्स को चेतावनी देता है कि अगर उन्होंने ऐसी हरकत दोबारा की तो वो मर जाएंगे। दोनों इस बात को मान लेते हैं, म्यूजिन के सामने झुकते हैं और अपनी बेवकूफ़ी के लिए माफ़ी मांगते हैं। थोड़ी देर बाद वही ताओवादी दुयोनगू जो म्यूजिन का इलाज कर चुका था वहाँ आता है। म्यूजिन उसे पहचानता नहीं और पहले ही उसका अपमान कर देता है, जब तक मसाज उसे नहीं बताता कि यही वो ताओवादी है जिसने उसका इलाज किया था। मसाज पुराने आदमी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि म्यूजिन अभी पूरा ठीक नहीं हुआ, इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। पर म्यूजिन मसाज को लात मारकर चुप कराता है, क्योंकि वो उसके बारे में बकवास कर रहा था। म्यूजिन फिर नाटक करता है और पुराने आदमी से कहता है कि उसे न पहचानने के लिए माफ़ी चाहता है। वो उसे कहता है कि उसके साथ चले, क्योंकि लंबी सफ़र के बाद वो थक गया होगा। कुछ दिन पहले मसाज ने म्यूजिन को टाओइस्ट प्रीस्ट दुयोनगू के बारे में बताया था। कहा था कि वो वोंग सेक्ट की टाओइस्ट लीनिएज का वारिस है। मसाज का दावा था कि म्यूजिन इस प्रीस्ट की पॉजिटिव एनर्जी हीलिंग की वजह से ठीक हुआ, और ये भी बताया कि चीफ स्टीवर्ड ने इस टाओइस्ट को बुलाने के लिए भारी रकम दी थी। अब आज के दिन म्यूजिन खुश है कि वो आखिर में इस आदमी से मिल रहा है, इसलिए वो उसे कंपाउंड के अंदर बुला रहा है। म्यूजिन उससे पूछता है कि क्या ये सच है कि उसने वुआंग सेक्ट की टाओइस्ट लीनिएज इनहेरिट की है। दुयोनगू एकदम कूल बनने की कोशिश करता हुआ इसकी तस्दीक करता है। वो कहता है कि वो एकमात्र टाओइस्ट है जिसने वुआंग सेक्ट की असली लीनिएज का एसेंस इनहेरिट किया है। ये सुनते ही म्यूजिन अपना पैर जमीन पर ठोकता है और पूरा सीरियस होकर पूछता है कि क्या वो सच में वुआंग वाइट इमॉर्टल है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना कि वुआंग की टाओइस्ट लीनिएज का कोई वारिस अभी जिंदा है। दुयोनगू बेवकूफ़ बनने की कोशिश करता है, पर म्यूजिन उसे बोलता है कि उसके पास सच बोलने के लिए बहुत कम वक्त है, वरना वो अपना फैसला बदल देगा। टाओइस्ट अपनी मासूमियत बनाए रखता है। म्यूजिन से पूछता है कि क्या वो उसी शख्स पर शक कर रहा है जिसने उसे ठीक किया, पर म्यूजिन तुरंत अपनी बड़ी तलवार निकाल लेता है। वो दुयोनगू से कहता है कि अगर वो सच में टाओइस्ट है तो उसके वार को डॉज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। म्यूजिन अपनी तलवार चलाता है और थोड़ी सी चूक से पुराने आदमी को बीच में काटने से बच जाता है, पर यह वार जमीन पर एक बड़ा गड्ढा छोड़ देता है। मसाज और एल्डर्स ये देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि म्यूजिन पागल हो रहा है। म्यूजिन तीनों को चुप रहने और पानी लाने को बोलता है, क्योंकि वो उन्हें कुछ मज़ेदार दिखाना चाहता है। जब पानी आता है, म्यूजिन दुयोनगू को उससे भिगो देता है। दुयोनगू अभी भी नाटक करता है, पूछता है कि क्या हुआ क्लैन में मेहरबानी का सिला ऐसे दिया जाता है। म्यूजिन उसे नज़रअंदाज करता है और उसकी लंबी दाढ़ी पकड़ता है, जो तुरंत निकल जाती है, जिससे एल्डर्स और मसाज शॉक हो जाते हैं। दुयोनगू भी समझ जाता है कि वो पकड़ा गया, क्योंकि सबको पता चल गया कि उसकी दाढ़ी नकली थी। म्यूजिन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसने दाढ़ी को चिपकाने के लिए पूरी कोशिश की थी। अब दुयोनगू म्यूजिन और उसके साथियों के सामने जवाब देता है और मसाज म्यूजिन से पूछता है कि वो इस बंदे का क्या करने वाला है। म्यूजिन कहता है कि उसका दुयोनगू को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और शायद वो उसके हाथ पैर काट कर उसे यूनिक बना दे। ये सुनकर दुयोनगू डर से पागल हो जाता है और म्यूजिन से जान बख्शने की भीख मांगने लगता है। म्यूजिन उसे तसल्ली देता है कि उसका उसे मारने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि अगर वो मर गया
तो पैसा वापस कैसे मिलेगा। पर वो कहता है कि वो बस उसके हाथ पैर काटना चाहता है। दुयोनगू डर के मारे भीख मांगता है कि उसके जिस्म के हिस्से ज्यों के त्यों छोड़ दे। वो वादा करता है कि वो सारा पैसा जो उसने ठगा था वापस कर देगा। म्यूजिन इस डील को मान लेता है, पर उसे बोलता है कि वो उसके हाथ पैर और मर्दांगी न काटने की कीमत भी वसूल करेगा। अपने जिस्म के डर से कांपते हुए दुयोनगू कहता है कि वो कोई भी रकम देने को तैयार है, बस म्यूजिन उसे पूरा छोड़ दे। म्यूजिन फिर दू से पूछता है कि इस बंदे ने उनसे कितना पैसा लिया था, और दू बताता है कि उसने 50 गोल्ड नायंग लिए थे। म्यूजिन ये सुनकर निराश होता है कि दू कितना भोला है जो दुयोनगू के स्कैम में फंस गया। दू अपनी सफाई में कहता है कि उसने सुना था कि दुयोनगू एक ज़बरदस्त हीलर है। म्यूजिन फिर दुयोनगू की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि पहला काम जो वो करेगा वह है 50 गोल्ड वापस करना। दुयोनगू कहता है कि उसका पैसा वापस करने का इरादा तो है, पर वह पैसा जिंगयांग में उसके घर पर है बिना सोचे। म्यूजिन उसे बोलता है कि जिंगयांग चलो, जो 4 घंटे दूर है। दू और जो पूछते हैं कि क्या उन्हें साथ चलना चाहिए, पर म्यूजिन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो अभी घायल हैं और ठीक हो रहे हैं। वह उन्हें घर पर रुकने और कोई मुसीबत न होने देने को बोलता है। जब वह दुयोनगू के साथ निकलने लगता है, दू जो कि चिंता महसूस करता है और उसे बोलता है कि म्यूजिन पर भरोसा रखे, क्योंकि वह पुराना आदमी नहीं रहा। म्यूजिन थोड़ी देर बाद वहां पहुंचता है जहां दुयोनगू का कैरेज इंतजार कर रहा होता है। वह उस शानदार कैरेज को देखकर दंग रह जाता है, जो साफ दिखाता है कि दुयोनगू का स्कैम का धंधा कितना जोरों पर चल रहा है। जब वह कैरेज के अंदर कदम रखता है तो उसकी सजावट देखकर और भी हैरान हो जाता है। अंदर कॉटन की लाइनिंग है और पूरा इंटीरियर स्मूथ लेदर से फिनिश किया गया है। दुयोनगू कहता है कि यह सब इसलिए है क्योंकि वह बहुत सफ़र करता है, तो आराम ज़रूरी है। म्यूजिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि एक ठग के लिए दुयोनगू का काम के प्रति डेडिकेशन काबिले तारीफ है, और पूछता है कि जब वह इतना प्रोफेशनल है तो ईमानदार काम क्यों नहीं करता। दुयोनगू सिर झुकाकर वादा करता है कि अब से वह सच में ईमानदारी से काम करेगा। म्यूजिन फिर आराम से लेट जाता है और बूढ़े आदमी से कहता है कि उसे थोड़ी स्लीप चाहिए। वह कहता है कि जिंगयांग पहुंच जाए तो उसे जगा देना। दुयोनगू आदर में सिर हिलाता है और वादा करता है कि पहुंचते ही उसे जगा देगा, लेकिन अंदर ही अंदर दुयोनगू के दिल में म्यूजिन के खिलाफ जहरीला इरादा उबल रहा होता है और वह सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि अपना बदला ले सके। कारज रुक रुक कर चलता है और कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो एक सुनसान अंधेरे जंगल में पहुंचते हैं। दुयोनगू चुपचाप उतरता है और एक आदमी से मिलता है जो साफ साफ किसी डाकू जैसे लग रहा था। वो डाकू से कहता है कि म्यूजिन कैरेज के अंदर गहरी नींद में सो रहा है और उसे बाहर घसीटकर एक एग्जाम्पल बना देने का हुक्म देता है। ये सुनकर डाकू खुश हो जाता है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि आखिर किस पागल ने एक टाओइस्ट के धंधे से पंगा लिया होगा। वो भारी भरकम आदमी कार में घुसता है और म्यूजिन की तरफ एक जोरदार मुक्का चलाता है, लेकिन वार लगने से ठीक पहले म्यूजिन करवट लेकर अपनी तलवार से उसका मुक्का रोक देता है। एक शातिर आधी नींद वाली मुस्कान के साथ वो पूछता है, और अगले ही पल म्यूजिन उसे एक ही धक्के में कार्रिज से बाहर उड़ा देता है, जिसे देखकर दुयोनगू हक्का बक्का रह जाता है। डाकू म्यूजिन के वार का झटका अपने पूरे जिस्म में महसूस करता है और उसी पल उसकी आंखों का घमंड उतर जाता है। अब उसे समझ आता है कि म्यूजिन की इम्प्रेसिव होने वाली बातें मजाक नहीं थीं। म्यूजिन धीरे धीरे कैरेज से बाहर आता है। कदमों में वो ठंडी आत्मविश्वास भरी चाल और दुयोनगू की तरफ देखते हुए पूछता है कि कब से उनकी मंजिल एक सूना अंधेरा जंगल बन गया। तभी उसे असली खेल समझ आता है। वो सिर्फ एक ठग नहीं बल्कि खुद भी म्यूजिन को रास्ते से हटाने का प्लान बना चुका था। म्यूजिन को ये जानकर ज़रा भी गुस्सा नहीं आता, बल्कि हल्की सी मुस्कान आती है, क्योंकि वो तो वैसे भी थोड़े एक्शन की तलाश में था। उसका पूरा शरीर एक भारी दबदबे वाला ऑरा छोड़ने लगता है। हवा तक कांप उठती है। फिर वो उस बड़े डाकू की तरफ इशारा करता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम में सच में कितना दम है। वह बड़ा बंदा मुजिन से निकलती दबंग ऑरा को महसूस करता है और अपने बाकी गैंग को पुकारता है ताकि वे साथ मिलकर मुजिन को धूल चटा दें। 3 और बड़े बंदे अपनी छुपने की जगह से निकलते हैं और पता चलता है कि ये जोंग शॉन के 4 डीमंस के नाम से जाने जाते हैं। मुजिन उन्हें गौर से देखता है और नोटिस करता है कि उनमें डिमोनिक एनर्जी है, पर वह इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वह उनके अलग अलग हथियारों का जिक्र करता है और कहता है कि वह उनके स्किल्स की गहराई देखना चाहता है। बिना और वक्त गंवाए मुजिन टीम के लीडर की तरफ दौड़ता है और उसे उसके साथियों से दूर धकेल देता है। वह उसे डिफेंसिव मोड में ला देता है, एक के बाद एक वार करता हुआ। बाकी टीम को जल्दी समझ आता है कि मुजिन सिर्फ इस बंदे के पीछे है और वे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं।
वह बंदा जो मूजिन के वार खा रहा है उसके अटैक्स को एक भारी मेज जैसा महसूस करता है। वह जल्दी ही अपना बैलेंस खो देता है और मूजिन उसके मुंह पर एक लात मारता है जिससे उसका मुंह टूट जाता है। तभी बाकी टीम वापस आती है और सबसे करीब वाला अपनी कुल्हाड़ी से मूजिन का सिर काटने की कोशिश करता है, पर मूजिन आसानी से डॉज करता है और उसके पेट में एक ज़बरदस्त कोहनी मारता है जिससे वह बंदा दर्द से चीख पड़ता है। बाकी दो बंदे मूजिन को पिंसर अटैक से गिराने की कोशिश करते हैं, पर मूजिन डॉज करता है जिससे दोनों अपने हाथ ज़्यादा आगे बढ़ा देते हैं। इससे मूजिन के लिए एक मौका बन जाता है और वह एक बंदे को एक मुक्के से ज़मीन पर गिरा देता है। मूजिन फिर आखिरी बंदे के पीछे जाता है। वह बंदे अपनी तलवार से मूजिन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी तलवार उसके सामने ही टूट जाती है। मूजिन की तलवार उस बंदे को ऑलमोस्ट 2 टुकड़े कर देती है, पर मूजिन अपने हाथ रोक लेता है। उस बंदे की जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूम जाती है और जब वह अभी भी कांप रहा होता है, मूजिन उसके सीने पर एक ज़बरदस्त लात मारता है जिससे वह दूर उड़ा जाता है। इस तरह मूजिन इन चारों को हरा देता है और वह सब घुटनों पर हैं, सांस लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मूजिन कंफर्म करता है कि ये लोग डिमोनिक आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इससे वह सोच में पड़ जाता है कि सेंट्रल प्लेन्स में डिमोनिक आर्ट्स कैसे आ गए। वह इन्हें अपने जूनियर्स मानता है और अपने जूनियर्स को मारना नहीं चाहता। वह इसी उलझन में होता है कि क्या करे। तभी टीम का लीडर चीखता है, कहता है कि वे हार मान रहे हैं और मूजिन से उनकी जान बख्शने की भीख मांगता है। तब दुयोंगू को समझ आता है कि वह पूरी तरह फंस गया है, क्योंकि मूजिन ने जोंगशॉन के 4 डीमंस को इतनी आसानी से हरा दिया। जोंग सीन के 4 डेमंस का लीडर मान लेता है कि उन्होंने पहले कुछ मूव्स के बाद ही समझ लिया था कि म्यूजिन उनके लेवल से काफ़ी ऊपर है। म्यूजिन उससे पूछता है कि जब ये बात उन्हें पहले ही पता थी तो फिर भी क्यों पंगा लिया। मूजिन उस बंदे को तसल्ली देता है कि वो उन्हें छोड़ देगा, पर वो उनके एनर्जी कोर्स तबाह कर देगा और उनके मेरिडियंस काट देगा। ये सुनते ही टीम लीडर घुटनों पर गिर पड़ता है और मूजिन से भीख मांगता है कि उनकी मार्शल आर्टिस्ट की ज़िंदगी बर्बाद न करे, क्योंकि उन्होंने तो बस हुक्म का पालन किया था। मूजिन उससे बोलता है कि रोना धोना बंद करे, क्योंकि वो वैसे भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। म्यूजिन जानना चाहता है कि उन्होंने ये सब किससे सीखा और पहले तो वह बंदा कंफ्यूज बनने का नाटक करता है जब तक म्यूजिन ये नहीं बोलता कि वो उसके मास्टर के बारे में जानना चाहता है। म्यूजिन कहता है कि वो साफ देख सकता है कि ये लोग डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही यह कितना बेकार है। म्यूजिन क्यूरियस है कि इन्हें डिमोनिक आर्ट्स किससे मिली और टीम लीडर बताता है कि उन्हें अपने मास्टर का नाम नहीं पता। म्यूजिन यह सुनकर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि ये लोग इतने निकम्मे शिष्य हैं जो अपने मास्टर का नाम तक नहीं जानते। टीम लीडर फिर कन्फेस करता है कि उनके मास्टर ने कभी अपना नाम नहीं बताया और यह भी बोलता है कि उन्हें उसके बाकी शिष्यों को नहीं ढूंढना चाहिए। म्यूजिन कहता है कि इन्हें बस सर झुकाकर बेकार मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए थी, न कि डाकू बनने का काम करना चाहिए था। टीम लीडर जल्दी से म्यूजिन की गलतफहमी दूर करता है, कहता है कि वे डाकू नहीं हैं। वह बताता है कि उन्होंने बस अपने भाई के धंधे में थोड़ी सी मदद की थी। ये सुनकर म्यूजिन हैरान हो जाता है और उन्हें डांटता है कि उन्होंने द्यूयोंगू की मदद की, जबकि उन्हें पता था कि उसका असली धंधा क्या है। तब लीडर खुलासा करता है कि उन्हें लगा था कि द्यूयोंगू लोगों की जान बचाने का काम करता है। म्यूजिन फैसला करता है कि वह उन्हें छोड़ देगा, लेकिन साथ ही सख्त लहजे में कहता है कि वे द्यूयोंगू के लिए नौकर बनना अब बंद कर दें। वह धमकी देता है कि अगर उसने उन्हें कभी किसी बुरे काम में लिप्त देखा तो वह उन्हें वहीं ख़त्म कर देगा। टीम लीडर म्यूजिन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उन पर रहम किया। फिर म्यूजिन द्यूयोंगू की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि अब उसका बिल और बढ़ गया है। उसके मेंटल हेल्थ से खिलवाड़ करने की कीमत भी उसे चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर द्यूयोंगू पूरा डर जाता है। जब कैरेज वापस चलती है तो चारों भाइयों को अचानक एहसास होता है कि म्यूजिन ऐसा बंदा है जो उनका मास्टर बनने के लायक है। वे चारों भाई कैरेज के पीछे दौड़ते हैं और उसे रुकवा लेते हैं। मूजिन सोच रहा होता है कि कैरेज क्यों रुक गया। जब वह बाहर निकलता है और देखता है कि वे चारों भाई उसके सामने झुक रहे हैं, उसे बॉस बुला रहे हैं। वे चारों उससे कहते हैं कि वह अपनी वफादारी दे रहे हैं, यह वादा करते हुए कि जब तक वे मर नहीं जाते तब तक उसकी सेवा करेंगे। वे मूजिन से भीख मांगते हैं कि वह उन्हें अपने साथ ले ले, पर मूजिन को लगता है कि ये चार उसकी पिटाई से परेशान हो गए हैं। वह उन्हें टालने की कोशिश करता है, पर चारों ओर जोर से चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि वह उनका ख्याल रखे और यह भी बताते हैं कि वे अभी काफ़ी जवान हैं। ये सुनकर मूजिन शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि ये चार बूढ़े हैं, क्योंकि सबके चेहरे इतने बदसूरत हैं।